सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी था। एक बार कंफर्म करेंगे। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, एक बार कंफर्म करेंगे। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस तो आ रही है मेरे हिसाब से। चलो तो स्टार्ट किया जाए फिर। देखो, ये अभी आपको पता है कि स्टेनो के आंसर किया ये है ना रिसेंट में। एंड ठीक है, तो आपको पता है अभी स्टेनो के आंसर किया ये। एंड जो भी स्टेनो के क्वेश्चंस हैं, जो भी सब्जेक्ट वाइज, दैट इज़ ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, वो हम करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको कल टेलीग्राम में भी बताया था। एंड ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सीजीएल एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिकॉज क्या पैटर्न चेंज हुआ है, किस तरह से नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से जानने को मिलेंगी। अब इसके मैं इंपॉर्टेंस में ज़्यादा एम्फेसिस नहीं और पॉइंट आउट कर सकता हूँ, बिकॉज जो भी, चाहे कोई भी आप मॉक दे रहे हैं, कहीं से भी दे रहे हैं, या फिर चाहे मैं आपको दे रहा हूँ लेवल 2, ठीक है, उन सब से ऊपर हैं ये क्वेश्चंस, उन सब से ऊपर हैं, बिकॉज ये एक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, जो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो टोटल 57 क्वेश्चंस हैं। इन 57 क्वेश्चंस में आपको बताना है, आपने टोटल मतलब आपको ट्रैक करना है, एक मतलब सब क्वेश्चंस को खुद से पहले अटेम्प्ट करना है। तो इससे क्या फ़ायदे होंगे? पहली बात तो आपको ट्रैक करना है और ये जानना है कि आपके कितने सही हुए। तो आपको एक्चुअल चीज़ें जानने को मिलेंगी कि हाँ, अभी मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ या फिर करती हूँ। ठीक है, तो ये एक्चुअल में आपको जानने को मिलेगा कि आप करेंटली कहाँ पे स्टैंड करते हो, और जो नया पैटर्न है, चेंज ऑफ पैटर्न, उसमें आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं, वो आपको यहाँ से जानने को मिलेगा। ठीक है, ये जो 57 क्वेश्चंस हैं, आप इनको अटेम्प्ट करेंगे तब। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ से जानने को मिलेगी, दैट इज़ कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। वो क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट बेस्ड हैं, जिनमें आपको कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो कैसे करना है। असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है, वैसे तो असर्शन रीज़न हो चाहे स्टेटमेंट वाले हों, जो मैंने आपको लेवल 2 के दौरान इनको सब सिखाया है मैंने आपको। ठीक है, कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है, और वही सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होने वाली है, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी आज कर रहे हैं, ऐसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब करेंगे, और सारे वीडियोस आपको देखने मस्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से जो मैंने आपको बताया बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। जो लोग सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए या फिर आगे CHSL MTS जिसके लिए भी अपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन पूरे क्वेश्चंस की आंसर की है आपको परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिस दिन आई थी उसके आधे घंटे के अंदर ही आपको पूरी आंसर की सब्जेक्ट वाइज, दैट इज़ जीके में भी ब्रेक करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह से आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड जो आपको क्विज़ भी मिलेंगी अभी से, जो आपका क्विज़ ग्रुप है जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे भी इसी पे बेस्ड आपको यहाँ पर क्विजेज मिलने वाली हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का लेक्चर रहने वाला है, आगे इसी तरह से हम बाकी सब्जेक्ट्स भी करेंगे, दैट इज़ हिस्ट्री, पॉलिटी, और जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपकमिंग सीजीएल या फिर जो CHSL CPO जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सभी के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये भी हम देखेंगे कि जो फैट मैन है वो कितनी रेलेवेंट है।
ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। सर मतलब खुफिया बनाकर ही छोड़ेंगे भैया, सीजल के लिए, ठीक है। सर आप किसकी टीम में हैं ये पहले तुम कर लो, है ना। क्यों इकोनॉमिक प्लस ओके, हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल इकोनॉमिक्स ज़्यादा ही है, इकोनॉमिक्स भी करेंगे, नहीं होगा तो कल इकोनॉमिक्स ही कर लेंगे जैसा आप बोलें, ठीक है। जो भी आप, अभी तो नहीं, अभी तो फोकस करो यहाँ पर आंसर देने में, ठीक है। और ये मत वेट करना कि मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा, पहले खुद से अटेम्प्ट करो, ये देखो कि कैसा तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है। जितना मैं सच बता रहा हूँ, जितना आप यहाँ पे ग्राइंड करोगे ना, ग्राइंड इन द सेंस की क्वेश्चन आ रहा है कैसे करेंगे, उतना ही वहाँ पर आपको आसानी होने वाली एक्चुअल एग्ज़ाम में। और जितना ही आप यहाँ पे पैसिव रहोगे, पैसिव का मतलब है ठीक है भी सुन लेंगे क्या ही है, चलो ठीक है, मारना है ना, लस्सी ले लो, ये भी ले लो, ऐसे नहीं, थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाओ। पैसिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे करोगे तो जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा वहाँ पे पसीने छूटेंगे, ये बात तय है। जितना भी यहाँ पे ग्राइंड कर लोगे मेरे साथ, उतना ही वहाँ पे आसानी रहेगी, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, अब जो लोग बैच में फिर FRP सब पढ़ा हुआ है भाई ये, ठीक है। हमने पढ़ा था हीटिंग कितने तरीके से हो सकती है, हीटिंग 3 तरीके से हो सकती है, ठीक है। कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड एडवेक्शन, ठीक है। हीटिंग 3 तरीके से हो सकती है। मैंने कैसे बताया था आपको, ये कहाँ बताया था वो भी समझ लो, ये हिंदी में सवाल है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिल जाएंगे, तो मैंने कहाँ बताया था वो अब समझ लो। जैसे ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो सनलाइट है जो आती है दैट इज़ कॉल्ड एज इंसोलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन, हिंदी में आतपन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। फिर ये स्ट्राइक बैक करती है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब मैंने आपको बताया था कि सरफेस अर्थ की सेम तो है नहीं, कहीं माउंटेन है, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं स्नो पड़ी हुई है, कहीं पे रोड है, असफाल्ट है, यानी कि तो सबका रिफ्लेक्टिंग पावर अलग अलग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्बीडो। और किसका हाईएस्ट होता है अल्बीडो, जरा ये बताना। तो अब जब ये इंसोलेशन आता है तो मैंने आपको बताया था कि जब हम ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फियर में तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर घटता है। अब टेम्परेचर क्यों घटता है, बढ़ना चाहिए क्योंकि हम तो सन के नज़दीक जा रहे हैं। चलो इसलिए क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इंसोलेशन की वजह से हीट नहीं होता है, वो इसकी वजह से, इसका मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हीट होता है। इसकी वजह से ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ओके। अब होता क्या है कि 3 तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है। जब ये हमारी अर्थ सरफेस पे इंसुलेशन पड़ा, गर्म हो गया, इसके कांटेक्ट में जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कांटेक्ट में है ना, क्योंकि अर्थ सरफेस से वो हीट होंगे ड्यू टू कंडक्शन। अब ये हीट हो गए, अभी हीट का ट्रांसफ़र इस तरह से वर्टिकली होगा एंड दैट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन, ओके। इस तरह से हीट का दिन ट्रांसफ़र होगा वर्टिकली। देन ये हीट का ट्रांसफ़र हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, अभी तो वर्टिकल है, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। लेकिन अगर ये हीट का ट्रांसफ़र इस तरीके से हो तो दैट इज कॉल्ड एज एडवेक्शन। सब पढ़ा हुआ है ये, कोई अच्छा कुछ ऐसा नहीं है कि ये नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ, और मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा भी कि आपको क्या लगा, जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है, अब स्टेनो का तो आप में से काफ़ी लोगों ने नहीं दिया होगा, तो बताना आपको कैसा लगा एक्चुअल में, ठीक है। बाकी जो सिलेक्शन पोस्ट की भी आंसर की आएगी, 29 को एग्जाम है उसके बाद, तो वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एडवेक्शन। बिल्कुल गलत बात है, क्यों? क्योंकि एडवेक्शन इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट। तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहले ये देख लो कि करेक्ट और इनकरेक्ट क्या पूछा है। अब यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो वो ज़्यादातर नॉट करेक्ट लिखता है और स्टूडेंट वहीं पे गच्चा खा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया उसने ऐसा कभी गच्चा वाला काम किया नहीं है, करेक्ट ही पूछा है। बट फिर भी आपको ध्यान से देख लेना करेक्ट या नॉन करेक्ट। तो अब करेक्ट पूछा है, पहले वाला तो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट वाले ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। तो भाई कैसे एलिमिनेट कर करके ऑप्शंस को, कि पहला वाला स्टेटमेंट तो हो नहीं सकता है, तो पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आंसर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है वो आंसर नहीं होगा। देन अगर बात करें तीसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 1 यहाँ पे भी सही बताया गया, इसलिए अब या तो 2 और 3 सही होंगे या सिर्फ 3 सही होगा।
द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। हॉरिजॉन्टल गलत है, हॉरिजॉन्टल एडवेक्शन होता है। लो विंड इन द नदर्न इंडिया ड्यूरिंग द समर आर कॉज्ड बाय द एडवेक्शन। सिंपल। कितनी बार हम लोग इसको कर चुके हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। लू इज़ अ लोकल विंड, आपको पता है। अच्छा, किस विंड को हम जानते हैं स्नो ईटर के नाम से, जरा ये बताइए। विच विंड इज नोन एज स्नो ईटर, ठीक है। ये हिंदी में क्वेश्चन आई थिंक समझिए। किसी कोई डाउट होगा, अब यहाँ पे मैं ज़्यादा डीप डेवल कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, कि मैं आपको फिर पूरा एटमॉस्फेयर समझाऊँ, क्योंकि वो हम देख चुके हैं यार, ठीक है। अब कितना ही हम उसमें डीप पे जाएंगे, उसकी फिर कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इतने सारे कल मैंने आपको गिनाए थे। 3.0 बैच, देन PY की सीरीज, देन FRB 2.0, देन बम शॉट हुए, देन लेवल 2 फैट मैन लिटिल, कितना ही करोगे यार आप, ठीक है। तो वो आपको अगर कहीं लगता है तो आपको वो करना है। बिल्कुल चिनूक सबका सही आंसर है, एवरीवन इज करेक्ट, ठीक है, सबका सही आंसर यहाँ पे। नाउ नेम द इंडियन पोर्ट दैट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर। उस भारतीय बंदरगाह का नाम बताएं जो लौह अयस्क के लिए सबसे बड़ा निर्यातक है। मुझे पता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है UPSC के किसी एग्ज़ाम में, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है। तो लिटिल बॉय में आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेगा, जी हाँ, ठीक है। तो ये आयरन ओर सबसे ज़्यादा कहाँ से एक्सपोर्ट होती है? मरमगांव पोर्ट। और मरमगांव पोर्ट है कहाँ पर? ये गोवा में है। और किस रिवर की ईस्चुरी में है, ज़रा बताइए तो, किस रिवर की ईस्चुरी में है? तो ये है जुआरी रिवर की ईस्चुरी में, सिंपल, ठीक है। विशाखापट्टनम की अगर बात करेंगे तो इसके रिगार्डिंग क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको बताना है। तो इट इज़ दी डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट। और है कहाँ पर ये? सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह है ये, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है ये, ठीक। और साथ ही साथ ये आप कहाँ पे देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। और ये कार्गो हैंडलिंग के मामले में अभी नंबर 1 पे आता है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है सभी का। सर मैं 15 अलग अलग परमार सर देख चुका हूँ। अच्छा, अब एक और प्रोटेस्ट होगा तो 5-6 और आ जाएंगे। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ इट्स वर्कफोर्स पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो किस भारतीय राज्य में कृषि में संलग्न कार्यबल जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? हाईएस्ट वर्कफोर्स पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन कहाँ पर है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। अब यहाँ पर आपको कैसे दिमाग लगाना है? एग्रीकल्चर कहाँ पे ज़्यादा होगा? जहाँ की जो सॉयल है वो फर्टाइल होगी, जहाँ की सॉयल जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगी, ठीक है। सॉयल भी तो फर्टाइल होना ज़रूरी है। अगर आप राजस्थान को देखो तो राजस्थान की सॉयल मेनली एरिड है, फर्टाइल नहीं उतनी, ठीक है। एक तो सॉयल फर्टाइल होनी चाहिए, प्लस अगर हम देखें तो वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी है कि नहीं? तो वाटर अवेलेबिलिटी। पंजाब की अगर हम देखें तो यहाँ पे सॉइल ना तो उतनी फर्टाइल है, ना तो वाटर की इतनी अवेलेबिलिटी। यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर फ्लरिश किया भी तो ऑल थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन। मैंने आपको बताया था क्यों किया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो भी चाहे वो ट्यूबवेल हो, चाहे यानी एक तरह से मैकेनाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का। अब मैकेनाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ हुआ। अब मशीन्स को कौन खरीद सकता है? जिसके पास कैपिटल है, पैसा है, पूंजी है। इसी वजह से जो पंजाब के पास था, पंजाब के और आंध्र प्रदेश इन सब के किसानों के पास, तो इसलिए पहला फेज़ में फ़ायदा उन लोगों को मिला। यूपी बिहार में नहीं हुआ, जबकि फर्टाइल है कि सॉइल, यहाँ पर क्या बोलते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे हाईएस्ट प्रपोर्शन की बात करनी है तो मैं उत्तर प्रदेश के साथ जाऊँगा, क्योंकि इट इज़ one of the largest state, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B would be the correct answer. Which UT has the highest population density as per census 2011? किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें पता है कि स्टेट के मामले में बिहार टॉप पे आता है और यूटी के मामले में दिल्ली टॉप पे आता है। बिहार का कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है? कितना, जल्दी से बताइए। उसका 10 गुना है दिल्ली का, 11,320। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी। जो बिहार की हाईएस्ट है, लोवेस्ट की अगर बात करेंगे, लोवेस्ट तो ये अरुणाचल की है। यूटी में बात करेंगे तो अंडमान की है, अंडमान निकोबार की। अरुणाचल में सिर्फ 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, तो ये लोवेस्ट में आ जाता है। बिहार की अगर बात करेंगे तो 1106 यानी 1106 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। एंड सेकंड नंबर पे अगर बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल आता है, ओके।
लक्षद्वीप की अगर बात करें तो ये कहाँ पे आता है? लक्षद्वीप एक तो पहली बात तो सबसे छोटी यूटी है एरिया के टर्म्स में और पॉपुलेशन के टर्म्स में, दोनों टर्म्स में। साथ ही साथ यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो हाईएस्ट है, ठीक है। अगर मैं यूटी टर्म्स में बात करूँ तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। वैसे तो आपको पता है केरला की है, ठीक है, रफली 94%, और 91.9% है किसकी? लक्षद्वीप की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स अ डेल्टा अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स? कौन सी रिवर डेल्टा बनाती है? तो हमें ये चीज़ पता है कि मोस्टली, मतलब एक तो पहली बात तो हम रिवर सिस्टम को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, तो हिमालयन और दूसरी पेनिनसुलर। पेनिनसुलर जो रिवर सिस्टम है उसको भी हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक तो हम बोलते हैं जो ईस्ट की तरफ बह रही है और एक जो वेस्ट की तरफ बह रही हैं। अब हमें पता है कि ईस्ट की तरफ ज़्यादा बह रही हैं। क्यों बह रही हैं ईस्ट की तरफ ज़्यादा? क्यों? जल्दी से बताओ, क्यों बह रही हैं ईस्ट की तरफ ज़्यादा? बताओ भाई जल्दी से, ईस्ट की तरफ क्यों बह रही हैं ज़्यादा? ये है महानदी, ये है गोदावरी, ये है कृष्णा और ये है कावेरी। यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगी पेन्नर, यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगी वैगई, यहीं पे आपको मिल जाएगी देखने को सुवर्णरेखा, बैतरानी, ब्राह्मणी, वंशधारा, सारी यहाँ पे आपको ईस्ट की तरफ देखने को मिल जाएंगी। और कुछ हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारी आती है रिफ्ट वैली में फ्लो होती है नर्मदा, ठीक है। फिर उसके नीचे आती है ताप्ती। नर्मदा किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जरा फ्लो होती है, जरा कमेंट में बताएंगे तो ईस्ट की तरफ हमारी मोस्टली रिवर्स इसलिए फ्लो होती है बिकॉज हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वो टिल्टेड है, वो झुका हुआ है ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, उसका ग्रेडियंट है उधर की तरफ, इसलिए वहाँ पर फ्लो होती हैं। और जो भी ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं वो यहाँ पर आके डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। लेकिन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नर्मदा है, ये ताप्ती है, किन के बीच में फ्लो हो रही है? ये नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती फ्लो हो रही हैं, ये विंध्यन माउंटेन रेंजेस हैं एंड ये सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में ये रिफ्ट वैली है, ये भ्रंश घाटी है, दिस इज योर रिफ्ट वैली, इसके बीच में फ्लो हो रही है, ठीक है। मतलब ऊपर नर्मदा, सॉरी ऊपर विंध्या है और नीचे सतपुड़ा। और विंध्या और सतपुड़ा किस तरह के माउंटेन हैं? ये आपके ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ठीक है, भ्रंश पर्वत हैं। और हमें पता है कि भ्रंश पर्वत जब बनता है तो ये हॉर्स्ट होता है, ठीक है। दोनों साइड जो उठा हुआ पार्ट होता है, जो गिर गया है उसको हम ग्रेबन बोलते हैं, और ये ग्रेबन ये रिफ्ट वैली होती है, और जो हॉर्स्ट होते हैं यही ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती दो मेजर रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें खुद से रिकॉल करो, ठीक है। अब ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं हर एक चीज़ पे हर चीज़ रिकॉल, जैसे कि फॉर एग्जांपल नर्मदा अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है। नर्मदा में कौन कौन से डैम्स आपको देखने को मिलेंगे, कौन सी सिटी है जो नर्मदा के रिवर के बैंक्स पे आपको देखने को मिलेंगे। ताप्ती आपकी बैतूल प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है, ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। ये सेकंड लॉन्गेस्ट आफ्टर नर्मदा, सेकंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो अच्छा, ये क्यों बह रही है वेस्ट की तरफ? क्योंकि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, थोड़ा सा डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्टर्न, ये थोड़ा सा वेस्ट की तरफ टिल्टेड है, प्लस ये रिफ्ट वैली भी यहाँ पर एक रीज़न है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि डेल्टा, और ये जो वेस्ट की ओर रिवर फ्लो होती हैं ये क्या बनाती हैं? ईस्चुरी बनाती हैं। ईस्चुरी को हिंदी में ज्वारबद्ध उन्मुख बोलते हैं। ईस्चुरी मतलब प्रॉपर, क्योंकि होता ये है कि नर्मदा और ताप्ती जो है बहुत दूर से तो आती नहीं है। एक सेकेंड देखो, अगर आप यहाँ पे देखो ईस्ट की तरफ जो रिवर फ्लो रही है वो थोड़ी सी लंबी आपको दिख रही है। नर्मदा ताप्ती लंबी है, ये तो मैंने वो आपको दो ऐसे एग्जाम्पल दिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर के जो सबसे लंबी हैं। अब बाकी की जो आप ये मान लो कि सब छोटी छोटी हैं, ठीक है, बाकी की सब छोटी छोटी हैं। चाहे आप वो गोवा में ले लो, ठीक है, मंडोवी ले लो, चाहे आपकी ये जुआरी रिवर ले लो, बहुत छोटी छोटी आपको रिवर। देन आप आ जाओ कर्नाटक में, कर्नाटक में भी आपको बहुत छोटी छोटी, गोवा ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर कर्नाटक, कर्नाटक में भी शरावती हो गई, आपकी वराही रिवर होगी, बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं ये, ठीक है। ऐसे केरल में पेरियार, भरतपुजा, तो ये क्या है, बहुत लंबी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेके नहीं जाती हैं। प्लस जो आपको ये वेस्टर्न कोस्ट देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा क्या है कि जब ये बना था तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या ना कि ग्रेडियंट में है, तो उतना ज़्यादा यहाँ पर डिपोजिशन हो नहीं पाता है सेडिमेंट्स का, जिसकी वजह से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपको नैरो भी देखने को मिलेंगे, उतने वाइड नहीं है वो। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है वो बहुत ही ग्रेडियंट में है, तो बेचारे वो जो नदी आती है तुरंत गिर जाती है, बस थोड़ा बहुत ही डिपोजिशन हो पाता है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन सी रिवर डेल्टा बनाती है? नर्मदा नहीं होगी, ताप्ती नहीं होगी, गोदावरी होगी। माही रिवर भी अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से आती है और यहाँ पर आके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में ही यहाँ पे ड्रेन कर देती है अपने वाटर को। माही को हम जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करने के लिए। बाकी ये आप बताना है गोदावरी जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये आपको बताना है गोदावरी रिवर का, जिसको कि हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। विच ऑफ दीज रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन दी पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी, गंगा, कृष्णा या फिर कावेरी पेनिनसुलर प्लेट्यू से ओरिजिनेट नहीं होती है।
कौन सी ओरिजिनेट नहीं होती है? गोदावरी होती है, गंगा नहीं होती है, कृष्णा कावेरी भी होती है। अभी हमने देखा गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर जो कहाँ पड़ता है? वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र में। वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में हम किस नाम से जानते हैं, ज़रा ये कमेंट में बताइए। तो कृष्णा की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलती है? कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, ये भी आपका वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र में ही पड़ता है। और कावेरी की अगर बात करेंगे तो कोगाडू, ठीक है, कोगाडू जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, वहाँ पर एक ताल कावेरी करके जगह है। ताल कावेरी में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, वहाँ से निकलती है कावेरी, ओके। एंड गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा का एज सच अगर हम देखें तो एक पॉइंट ऑफ रीजन नहीं है, बल्कि ये दो इसकी हेडवर्ड इस तरह से रिवर्स आती हैं, उनसे मिलके बनती है। ये है अलकनंदा जो सातोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, ये है भागीरथी जो गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी फ्रॉम गौमुख ग्लेशियर, अलकनंदा फ्रॉम सातोपंथ ग्लेशियर। और ये दोनों मिलती कहाँ पर है? ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, जहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। देवप्रयाग इज़ नॉट दी ओनली प्रयाग, बल्कि और भी प्रयाग बनते हैं, जिसको कि हम कैसे याद करते हैं कि भाई ये अलकनंदा आ रही है, ऐसे हम ऐसे याद कर लेते हैं, वो अलकनंदा आ रही है ना यहाँ से ऊपर से, तो यहाँ से रिवर ज्वाइन करेगी, यहाँ से ज्वाइन करेगी, मंदाकिनी यहाँ से ज्वाइन करती है, तो हम बड़ी आसानी से इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि ये अलकनंदा है, अलकनंदा, ठीक है। तो इस तरह से याद करते हैं। बीडी, ठीक है, पीके मूवी, एमआर एक है ना, एमआर पोस्ट होती है, और क्या हमने पढ़ा था? बीडी हो गया, पीके हो गया, एमआर हो गया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो अलकनंदा जहाँ भागीरथी से मिलती है उसको देवप्रयाग बोलते हैं, जहाँ पिंडर से मिलती है उसको कर्णप्रयाग बोलते हैं, जहाँ मंदाकिनी से मिलती है उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं, जहाँ धौली गंगा से मिलती है उसको विष्णुप्रयाग बोलते हैं। और जहाँ पिंडर तो वो तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो नाम में ही है। तो ये आपको प्रयाग भी याद हो गए कि अलकनंदा से कौन सी रिवर मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, ठीक है। तो गंगा रिवर जो है ये पेनिनसुला प्लेट्यू से ओरिजिनेट नहीं होती है, बल्कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमालय से ओरिजिनेट होती है, ओके। यस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका सही है। तो गंगा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है। व्हाट शेप डज अ पॉपुलेशन पिरामिड टेक फॉर अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन? तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए जनसंख्या पिरामिड का आकार क्या होता है? अब इस क्वेश्चन को अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो कैसे करूँगा? इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप है, सर्कुलर शेप है, ट्रायंगल शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है? अब खुद बताओ। जब हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं, वैसे एनवायरनमेंट इकोलॉजी का जो वन शॉट है वो अपलोड किया जा चुका है, तो हम इस तरह से देखते हैं कि भाई ये एनर्जी अगर ऊपर जाने में डिक्रीज़ हो रही है, बायोमास डिक्रीज़ हो रहा है, नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, तो इस तरह का पिरामिड बनता है, विच इज़ कॉल्ड एज अपराइट पिरामिड, ओके। और इन्वर्टेड पिरामिड कब बनता है? जब एनर्जी तो खैर एनर्जी का पिरामिड तो कभी इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता, हमने पढ़ा था, बायोमास, नंबर, ये सब इन्वर्टेड यानी डिक्रीज, ऐसे ही होता है। अभी सर्कुलर शेप क्या दिखाएगा? खुद सोचो, सर्कुलर शेप पॉपुलेशन को क्या दिखाएगा? पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, मतलब पॉपुलेशन अगर पिरामिड टेक फॉर अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो अलग तरह का पिरामिड बनेगा, पॉपुलेशन अगर डिक्रीज कर रही है तो अलग तरह का वो बनेगा, लेकिन बनेगा तो वो ट्रायंगुलर शेप में ही, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। प्लस जब भी आपको इस तरह का डाउट हो तो यहाँ पर थोड़ा सा देखा करिए सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शंस। कोई आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़े से सिमिलर ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, अगर मुझे जाना है तो मैं ए या सी के साथ जाऊँगा, एंड द आंसर इज ट्रायंगुलर शेप, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इन्वर्टेड ट्रायंगुलर कब बनता है? इन्वर्टेड ट्रायंगुलर तब बनता है जब पॉपुलेशन आपकी डिक्रीज कर रही हो। अभी मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा, ठीक है। अभी हम ज्योग्राफी जब अभी पूरे क्वेश्चंस करेंगे तो एक नए टॉपिक के बारे में यहाँ पे आपको पता चलेगा। यहाँ पर नया टॉपिक एक इंट्रोड्यूस किया है इस बार एसएससी ने, और वो किस तरह से हम करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, साथ ही साथ जब वो क्वेश्चंस आएंगे, अभी तो ये क्वेश्चन आया है 7th नंबर वाला, अभी और क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस जो हमें एडवांटेज देंगे बाकी लोगों से, ठीक है। वो क्या है वो देखते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? अब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कौन सा है? मालवा प्लेट्यू। तो और अगर हम देखें तो यहाँ पर है मालवा प्लेट्यू, तो है कि नहीं? यहाँ पर आपका मेवाड़ का है, या मालवा का है, या बुंदेलखंड का है, या बघेलखंड का है। यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू है। देन यहाँ पर कौन सा गैप या फॉल्ट आ जाता है, जरा बताइए तो। एंड देन यहाँ पर आपका आता है मेघालय, या फिर शिलोंग प्लेट्यू, या फिर करबी एंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है, करबी एंगलोंग प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू तो वेस्टर्न पार्ट में है। डेक्कन प्लेट्यू की अगर बात करेंगे तो डेक्कन प्लेट्यू तो ये है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप का जो प्लेट्यू है उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, ये रहा। छोटा नागपुर प्लेट्यू ये रहा, छोटा नागपुर प्लेट्यू,
रहा कि नहीं। देन ये आपका मालदा गैप आ गया, मालदा फॉल्ट, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न में तो नहीं है, ईस्टर्न पार्ट में है। ओके, छोटा नागपुर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रूर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, रूर स्टेट के नाम से जानते हैं, है ना, क्योंकि ये मिनरल रिच रीजन है। शिलोंग प्लेट्यू वुड बी द करेक्ट आंसर। ये जो नॉर्थ ईस्ट में है वो शिलोंग ही तो है, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, जिसका पार्ट है गारो, खासी और जयंतिया। हाँ, फिर आगे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगे मिकिर और रेगमा, नॉर्थ का 4 हिल्स, वो सब इसी का पार्ट है, पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन सी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, एकदम ईस्टर्न पार्ट में अगर हम देखें तो वो होती है हमारी राजमहल की हिल्स, यानी कि मालदा फॉल्ट के वेस्टर्न साइड में, जस्ट वेस्टर्न साइड में पड़ती हैं। तो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल हिल्स, एंड दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू थ्रू अ गैप नोन एज मालदा गैप और मालदा फॉल्ट। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के डिफरेंस पे कुछ क्वेश्चंस आपको एक नहीं बल्कि मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो इस पर अच्छे से आपको फोकस थोड़ा सा रखना होगा। मैं आपको बता दूं, कोई क्वेश्चन जो है नॉर्थ का अचार हिल्स, अच्छा अचार बना दिया, चलो। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अभी 8-9 क्वेश्चन किए, लेकिन अभी जब पूरे करेंगे ना 57, तब आप मुझे बताना कितने डिफिकल्ट थे। मैं अपना जजमेंट पास नहीं करूँगा कि वो तो है कि हो सकता है मुझे ईजी लग रहा हो, आपको ना लग रहा हो, ठीक है। तो आप बताना जैसा भी हो। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन सा इसमें से, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब ये होता है कि भाई वो वहीं का फीचर, मतलब थोड़ा सा जैसे फॉर एग्जांपल मैंग्रोव है, तो ऐसा नहीं कि मैंग्रोव वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कहीं देखने को मिलेगा नहीं, बट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि जो इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से सेपरेट करता है, अलग करता है। हाई रेनफॉल होती है, बिल्कुल होती है। लार्ज डेल्टा, अब क्या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में नहीं होती, होती है, हो सकता है अलग रीजंस की वजह से होती है। जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो मानसून की वजह से वो बहुत रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है मानसून की वजह से। लेकिन जब आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आते हो तो यहाँ पर साइक्लोनिक रेनफॉल आपको आंध्रा, उड़ीसा यहाँ पर बहुत देखने को मिलती है। नॉर्थ जो आपका रिट्रीटिंग मानसून होता है, लौटता हुआ मानसून, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, वो भी बारिश लेके आता है, लेकिन साइक्लोनिक रेनफॉल भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लगून्स एंड बैक वाटर्स बहुत आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसा नहीं कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में नहीं देखने को मिलेंगे, अगेन देखने को मिलेंगे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ठीक है। जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको ज़्यादातर डेल्टा वगैरह में देखने को मिलते हैं, डेल्टा के आसपास, जैसे कि यहाँ पर आप देखो सुंदरबन डेल्टा है, तो यहाँ पर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब डेल्टा हमें पता है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ही है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में तो ईस्टोरी है, तो ये हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी अच्छा कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ पर पता होने चाहिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच में। जैसे वेस्टर्न को जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये कैसे हैं, ये नैरो हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा नहीं बनते ना, ये वाइड है। इसमें से सूटेबल कौन है पोर्ट के लिए, पोर्ट डेवलपमेंट के लिए कौन सूटेबल है, तो पोर्ट डेवलपमेंट के लिए वेस्टर्न कोस्टल जो है प्लेन्स हैं वो सूटेड हैं, क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बहुत वाइड है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये जो है आपको देखने को मिलेंगे बीच में थोड़े से, मतलब एक डम्बल शेप हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो, डम्बल शेप मतलब बीच में से नैरो और यहाँ पर थोड़ा सा वाइड होते हैं, तो ये थोड़ा सा शेप भी ध्यान रखना है इनका। यहाँ पे आप रिकॉल कर सकते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच के डिफरेंस, ये तो कोस्टल प्लेन पढ़े थे, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यानी कि जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बीच के डिफरेंस को भी आप रिकॉल कर सकते हो कि वेस्टर्न घाट क्या है, नैरोवर है और हायर है, बहुत ऊँचे हैं, लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये थोड़ा सा नीचे है वेस्टर्न के कंपैरिजन में। तो जो आपको हाई पीक्स देखने को मिलेंगे वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में देखने को मिलेंगी, ना कि वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगी, ना कि ईस्टर्न घाट में, ठीक है। जैसे कि अनाईमोडी 2695 मीटर वो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट के, पूरे साउथ इंडिया की भी, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूअस है, बिकॉज रिवर उनको बीच बीच में तोड़ रही है इसलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द घाघरा रिवर सिस्टम। द घाघरा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मापचाचुंगो ग्लेशियर इन द हिमालयाज। बिल्कुल सही है ये। हम मान लेते हैं आपको नहीं भी पता है ना, तो आप पता है कैसे अटेम्प्ट करो, यहाँ पर लगा लो क्वेश्चन मार्क। अब वहाँ पर ठीक है आपके पास पेन टैप तो है नहीं कि आप वहाँ पर इस तरह से मार्क करोगे, या फिर ऑफलाइन पेपर तो हो नहीं रहा कि आप मार्क करोगे, तो आप अब इस तरह से लिख लो 1 में, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। 2 इट फॉर्म्स अ डीप गॉज एट शीशा पानी बिफोर, मुझे नहीं पता ये भी। इट मर्जेस विद द गंगा एट इलाहाबाद आफ्टर रिसीविंग द शारदा रिवर। ये तो यार सर ने पढ़ाया था कि नहीं जो घाघरा छपरा, घाघरा साउंड लाइक छपरा, तो ये छपरा में मिलती है, इलाहाबाद में तो नहीं मिलती है।
अच्छा, तो 3 तो पक्का गलत होगा क्योंकि ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, आई एम 100% श्योर। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, पढ़ा तो है जैसे वैसे, तो अगर आप देखोगे तो ये भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ाता ही हूँ कि गागरा रिवर मापचाचुंगो ग्लेशियर से निकलता है, लेकिन मान लेते हैं अब इतने सारे ग्लेशियर में पढ़े, चेमायोंग देंग, अंगसिंग, भोकार्चू, मापचाचुंगो, जेमू, मिलाम, तो हो सकता है भूल गया हो, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगा लो कि मुझे कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप ये नहीं मैं कंफर्म नहीं हूँ इसको लेके, लेकिन लग रहा है सही और उसके बेस एलिमिनेट करने चले गए, ये मत करना, ये मत करना। हो सकता है अगर वो गलत हुआ तो तुम पूरा रॉन्ग, एकदम रॉन्ग कंक्लूजन में पहुंच जाओगे। अब मैं 100% श्योर हूँ कि इलाहाबाद नहीं, छपरा में मिलता है ये, छपरा बिहार में। तो मैं 3 को एलिमिनेट करूँगा, ख़त्म हो गया, मेरा आंसर आ गया अपने आप, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अगर आप श्योर नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लाग। अगर मान लो कि इसको लेके मैं श्योर ना होता तो फिर मैं इनके कॉम्बिनेशन बिठाता कि यार ये तो मुझे सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है, वैसा, ठीक है, समझ रहे हो, तब आगे की बात है वो। ओके, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट लिंक्स अ करंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विद इट्स जोग्राफिकल लोकेशन। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैंने बार बार मैं इस चीज़ को बताता हूँ, लेकिन हाँ, जब मैंने बैच की क्लास ली होगी तो मैंने पक्का बताया होगा। जब हम एक पढ़ते हैं वहाँ पे, सर कोई पद यात्रा कर रहे हैं यूपी प्रयागराज से, आप भी ज्वाइन कीजिए। अच्छा, सर आपके लेवल 2 लगा के अब इजी अब सब इजी लगता है। अच्छा चलो, तो ये मैंने ज़रूर कभी ना कभी तो बताया होगा कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो स्टेट बर्ड है राजस्थान की। ये मैंने पता है पक्का कब बताया होगा तुम्हें, 100% मैंने बताया, क्योंकि मुझे आप स्टोरी, ये मैंने एनवायरनमेंट इकोलॉजी में भी बताया होगा आपको। कब? एनवायरनमेंट इकोलॉजी में एक चीज़ आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, एंड दैट इज़ कि बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। याद है आपको? बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है कि वो बॉडी में एक्यूमुलेट कर रहा है कोई टॉक्सिन है। बायो मैग्निफिकेशन मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पे जा रहा है। तो मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि राजस्थान में क्या था, बर्ड की जो पॉपुलेशन, सॉरी कुछ ऐसा था, हाँ ये ग्रेट जो वल्चर्स थे, खासकर वल्चर्स जो थे, उनकी पॉपुलेशन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वहाँ पर मैंने कोट किया था, उनकी पॉपुलेशन बहुत एकदम से डिक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। तो जब डिक्रीज़ हुई पॉपुलेशन तब ये पाया गया था वहाँ पे कि भाई क्यों ये ऐसा हो रहा है, कि इनकी पॉपुलेशन क्यों कम हो रही है एकदम से। तो ये पाया गया कि ये फीड करते हैं जिस चीज़ पे, उस चीज़ में टॉक्सिन्स हैं, और वो टॉक्सिन्स वहाँ से इनकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इस वजह से इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ रिलेट किया था एनवायरनमेंट इकोलॉजी में। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ध्यान रखना है आपका, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है और वहीं पर ही होगा, बस यहाँ पर आपको राजस्थान कीवर्ड पकड़ना था एंड यू आर डन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर बात करेंगे तो ये आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या, जो IUCN है, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो उसका एक लिस्ट है ना, आपको पता है ना, लीस्ट कंसर्न्ड, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, तो उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन इसकी बची है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछ रहा है। बर्थ रेट measures the number of children born per 1,000 people annually. Pull factor include opportunities that attract people to new regions. Death rate is always higher than the birth rate, and push factors can include civil unrest and lack of jobs. करिए क्वेश्चन को। किया क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ को एलिमिनेट करना था बस, और पूरा क्वेश्चन, मतलब एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना था और पूरा आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। कैसे? तो बर्थ रेट मेजर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1,000 पीपल एनुअली। मान लेते हैं आपको नहीं पता है। पुल फैक्टर्स इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज दैट अट्रैक्ट पीपल टू न्यू रीजन्स। अब यहाँ पे ज्योग्राफी में ना एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज ह्यूमन ज्योग्राफी। हमने ये नहीं पढ़ा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्यों? क्योंकि अभी तक एक भी क्वेश्चन इसका नहीं आता था ह्यूमन ज्योग्राफी का, ठीक है। लेकिन जैसे कि वहाँ पर जैसे CDS वगैरह होता है,
CDS वगैरह के लिए जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर ये पढ़ाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम ह्यूमन ज्योग्राफी को भी मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे ज्योग्राफी में जब ये चीज़ आती है तो, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी का, लेकिन यहाँ पर अभी तक नहीं पूछा जाता था SSC में, जो कि अभी क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि माइग्रेशन हो गया एक टॉपिक, तो ये माइग्रेशन पे है, ठीक है। और माइग्रेशन पे एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चंस बने हैं, ठीक। तो पुल फैक्टर होते हैं माइग्रेशन के और पुश फैक्टर्स होते हैं। पुल का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे कहीं पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिल्ली, महाराष्ट्र, यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत अच्छा मान लेते हैं लाइफस्टाइल है, वहाँ पर अलग ही हरियाली देखने को मिलती है। मतलब मेरा मतलब महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र में भी मानसून है तो अलग ही हरियाली देखने को मिलती है। वैसे हरियाली दिल्ली में भी कम नहीं है, तो इसलिए लोग जाते हैं, ठीक है। सबके अलग अलग रीज़न होते हैं, कुछ जॉब के लिए जाते हैं, कुछ हरियाली के लिए जाते हैं और कुछ दोनों के लिए जाते हैं। तो पुल फैक्टर तो है। अब पुश फैक्टर क्या हो सकता है, जैसे मैं जहाँ भी रह रहा हूँ वहाँ पर एकदम कचड़ा जगह है, ठीक है, आए दिन लड़ाई होती रहती है, ठीक है, डकैती होती रहती है, लूटपाट होती रहती है, तो दीज आर पुश फैक्टर्स, ठीक है। पुश फैक्टर्स, तो पुश फैक्टर आप समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो भाई? हाँ, अब नहीं है, हरियाली है ना महाराष्ट्र में, देखो इतना मानसून है तो हरियाली नहीं होगा तो क्या होगा वहाँ पर। अब देखो महाराष्ट्र वगैरह इलाकों में, महाराष्ट्र में, केरल में बहुत हरियाली है, बहुत हरियाली है, ठीक है। तो बात अगर करें यहाँ पर पुश फैक्टर्स कैन इंक्लूड सिविल अनरेस्ट एंड लैक ऑफ जॉब्स। और महाराष्ट्र याद आया, गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक बधाइयाँ, ठीक है। तो पुश फैक्टर्स कैन इंक्लूड सिविल अनरेस्ट एंड लैक ऑफ जॉब्स। बिल्कुल, अगर सिविल अनरेस्ट हो रहा है, जॉब्स नहीं है तो पुश फैक्टर है। पुल फैक्टर क्या है? पुल फैक्टर इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज़ दैट अट्रैक्ट, क्योंकि अब हरियाली का मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक लोग अभी गए, ठीक है, नॉन में दिल्ली में, तो बोले कि बहुत है, मतलब यहाँ पर अच्छा है। मैंने कहा क्या अच्छा है, पॉल्यूशन है इतना, सब कुछ, क्या अच्छा लग गया तुम्हें दिल्ली में? तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो हमने कहा अच्छा ये कारण है, ठीक है। तो पुल फैक्टर्स इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज़ दैट अट्रैक्ट पीपल टू न्यू रीजन्स, तो बिल्कुल ये भी सही होगा आपका। डेथ रेट इज़ ऑलवेज हायर दैन द बर्थ रेट, हमेशा। ये क्या है जल्दी से बताइए, क्या ये कीवर्ड कैसा है? ये आपका एक एक्सट्रीम कीवर्ड है, एक्सट्रीम कीवर्ड है। अब ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम कीवर्ड क्या होते हैं जो किसी स्टेटमेंट को गलत बनाते हैं। जैसे एक्सट्रीम कीवर्ड क्या होते हैं? ऑलवेज, ऑल, नेवर, नन, एनी। तो मैंने क्या बताया, ये कीवर्ड आते ही थोड़ा सा आपको अटेंटिव हो जाना है कि डेथ रेट इज़ ऑलवेज हायर देन द बर्थ रेट। अब डेथ रेट हमेशा होता है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट थोड़ी ना है कि हमेशा डेथ रेट। अब मान लो, ये बहुत आसान स्टेटमेंट है यार, बहुत आसान स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम कीवर्ड है, पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि डेथ रेट हमेशा ही बर्थ रेट से हो। कभी भी अगर डेथ रेट कम हो गया उससे बर्थ रेट से तो ख़त्म है, ये ख़त्म स्टेटमेंट है। तो 3 वाला गलत हुआ, ये हटा, ये हटा, ये हटा, ठीक है। 1 to 4 बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल एनुअली। Which layer of the Earth's atmosphere is primarily responsible for absorbing ultraviolet radiation from the sun? Now, ultraviolet radiation क्या होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं, UVA, UVB, UVC। UVC जो है सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है, बहुत ही कम आ पाता है, ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। और B की अगर बात करें तो बीच में थोड़ा एब्जॉर्ब एंड थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता ही है, ओके। अब अगर बात करेंगे, एंड ये बहुत ही मतलब डेंजरस तो होता ही है, ठीक है, स्किन वगैरह के लिए, लेकिन जो ओजोन लेयर होती है वो हमें क्या करती है, इन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि या तो एब्जॉर्ब कर लेता है या तो रिफ्लेक्ट कर देता है स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल की बात करेंगे, यहाँ पर जो ओजोन लेयर है वो आपको देखने को मिलेगी रफली 30 to 35 किलोमीटर की हाइट पे। ओजोन डे अगर आप बताइए, इसकी थिकनेस को किससे मेजर करते हैं ये बताइए, प्लस इसके कंजर्वेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था वो ज़रा बताइए कमेंट में, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाने में जो टेम्परेचर है, दैट इज जो तापमान है वो क्या होता है, बढ़ता है समतापमंडल में। ये कहाँ तक देखने को मिलता है? इट इज़ सीन अप टू कहाँ तक, 50 किलोमीटर्स तक हमें देखने को मिलता है। डे होता है 16 सितंबर को। थिकनेस होता है इसका डॉप्सन यूनिट, एंड प्रोटोकॉल हुआ था, एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कि किस तरह से हमें ऐसे सब्सटेंसेस को फेज आउट करना है जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन में काम कर रहे हैं, जैसे कि CFC वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एंड वियना कन्वेंशन भी हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, ओके, क्लियर। एंड इनमें से जरा बताना कि आपको सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सी है। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताओ।
सर अगर फैटमैन पास में है तो क्या प्रिंटेड बुक्स परचेज करना होगा? प्रिंटेड बुक्स मतलब प्रिंटेड बुक्स क्या है? अच्छा, हिंदी में रॉन्ग है क्या? अच्छा, चलो डॉप्सन की गाली, यस। चलो तो यहाँ पर लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया की बात करेंगे तो इट इज़ मजूली, मत मार देना। मजूली इज़ एन आइलैंड, इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। वहाँ पर रिवराइन आइलैंड की बात नहीं कर रहा है, वहाँ पे सिर्फ आइलैंड की बात कर रहा है। और हमें पता है, क्या पता है हमें? यहाँ पर हम पढ़ते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है, कार निकोबार, मिडिल निकोबार एंड कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड द ग्रेट निकोबार। और ये कौन सा डिग्री चैनल जरा बताइए जो अंडमान को निकोबार से सेपरेट कर रहा है? तो हम ये पढ़ते हैं कि ग्रेट निकोबार इज़ दी लार्जेस्ट, ठीक है। यहीं पर आपको अंडमान एंड निकोबार की सेकंड हाईएस्ट पीक भी देखने को मिलेगी। हाईएस्ट पीक क्या है? सैडल पीक, जो कि आपको नॉर्थ अंडमान में देखने को मिलेगी। तो लार्जेस्ट आइलैंड की अगर बात करेंगे तो दिस इज़ ग्रेट निकोबार आइलैंड। यहीं पे है माउंट थ्विलर जो सेकंड हाईएस्ट पीक है। थर्ड हाईएस्ट पीक यहाँ है, फोर्थ हाईएस्ट पीक यहाँ पर है, ठीक है। माउंट दियावोलो एंड माउंट कोयोब, थर्ड एंड फोर्थ हाईएस्ट पीक्स। और यहाँ पर है सैडल पीक। सैडल पीक की हाइट कितनी जरा बताइए? तो यहाँ की जो कैपिटल है श्रीविजयपुरम, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? श्रीविजयपुरम। ये भी आपको देखने को मिलेगी साउथ अंडमान में। ये है आपका 10 डिग्री चैनल जो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रहा है, एंड साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है। ये आपका डंकन पैसेज है, डीपी। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ा जाए। मजूली इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय विच रिवर? रिवर का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था? हाँ, सैडल पीक की हाइट कितनी है? तो सैडल पीक की हाइट है 762 मीटर। कहीं कहीं पे 746 भी आपको दिखाई देगा। क्या चीज़ सर इसमें? हाँ, पहले क्वेश्चन में वो गलत हो सकता है, मतलब जो हिंदी में क्वेश्चन है, तो एक बार मैं उसको बाद में चेक कर लूँगा कैसा क्या है, ठीक है। तो सैडल पीक की आपको हाइट याद रखना है, लगभग 746 कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे 732 मीटर आपको देखने को मिलेगा। और जो ये आपका है, ये आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा पे। ओके, चलो अगला है। और यहीं पर आप रिकॉल कर सकते हैं बैरन और नारकोंडम। बैरन आपका मिडिल और साउथ के बीच में, और जो विच इज़ दी ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, एंड नारकोंडम जो है यहाँ पर आपको नॉर्थ अंडमान के ईस्ट में देखने को मिलेगा। विच इंडियन यूटी हैज़ द मोस्ट SC दैट इज़ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन? दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख या फिर लक्षद्वीप? तो सबसे ज़्यादा SC पॉपुलेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वो आपको देखने को मिलेगी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन है 16th। द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? अलकनंदा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? कहाँ से निकलती है अलकनंदा? सतोपंथ, जम्मू, मिलाम या फिर गंगोत्री? मिलाम से निकलती है सरयू, जिसको हम गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। खुद से तो अटेम्प्ट कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेरा ही सुन रहे हो क्या चल रहा है क्या नहीं। खुद से अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को। तो गौरी गंगा सरयू किसकी ट्रिब्यूटरी? जो घाघरा, जो अभी हम देख रहे थे, जिसको कि काली रिवर के नाम से भी जानते हैं नेपाल में, तो वहाँ से निकलती है। मिलाम ग्लेशियर नेपाल में पड़ता है, तो वहाँ पर इसको गौरी गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सतोपंथ ग्लेशियर सही आंसर होगा, अभी हमने देखा था अलकनंदा रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग द वेरिएशन ऑफ इंसोलेशन ऑन अर्थ? अब ये क्वेश्चन जनरली बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो फैटमैन में ये दिया हुआ है, पेज नंबर 18 में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर ये देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग दी इंसोलेशन इंक्लूड, व्हाट दे इंक्लूड? तो आई थिंक पता नहीं, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा आपको। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेंथ ऑफ द डे, अर्थ का टिल्ट और उसका अर्थ का रोटेशन, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, पोजीशन ऑफ अर्थ, और सरफेस का रिफ्लेक्शन जो अल्बीडो हमने देखा था, और मैंने आपसे पूछा था अल्बीडो किसका हाईएस्ट होता है? जो स्नो होती है उसका अल्बीडो जो होता है वो हाईएस्ट होता है। और सबसे लोएस्ट अगर हम देखते हैं तो असफाल्ट का होता है, बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है, ये स्नो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो रोटेशन था, ट्रांसपेरेंसी और था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज़ जो टिल्ट है वो है, लेकिन वाटर बॉडीज़ का यहाँ पर प्रेजेंस का कोई लेना देना नहीं होता है। अगर हम बात करें इंसोलेशन दैट इज़ अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ पे, ये यहाँ पर अल्बीडो की वैल्यूज़ दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि अल्बीडो यहाँ पर फ्रेश स्नो का सबसे हाईएस्ट है, 80% को रिफ्लेक्ट करता है, ओल्ड स्नो का 59% रिफ्लेक्ट करता है, सी आइस 35% रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन एसफाल्ट जिससे कि ये सब बनता है दैट इज़ रोड वगैरह, उसका बहुत कम होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरोअर कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्यों ऐसा क्यों है
कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो नैरो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से। रीज़न क्या है? चलो, तो यहाँ पर दे रिसीव लेस रेनफॉल, दे आर लेस पॉपुलेटेड, दे आर ओल्डर इन्फॉर्मेशन, दे आर बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट। अब देखो होता ही है, जो मुझे लगता है, जो ऑब्जर्व मैं करता हूँ, कि आप थोड़ा सा अगर ना पेशेंस रखोगे एग्ज़ाम हॉल में तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फर्स्ट उसमें अटैम्प्ट करना है, मतलब फर्स्ट गो में अटैम्प्ट करना है कि नहीं तुरंत ही उसको अटैम्प्ट करना है। आप सेकंड राउंड पे आओ, थर्ड राउंड पे आओ, तब अटैम्प्ट करो। लेकिन आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करो, जैसे वेस्टर्न कोस्ट प्लेन हमें पता है नारो होते हैं, ये तो हम याद करते हैं, ठीक है। लेकिन क्यों होते हैं? क्योंकि बारिश कम होती है। ये तो एकदम ही एब्सर्ड है। क्यों? क्योंकि देखो ना, सबसे पहले तो मानसून यहीं पे आ रहा है ना, वेस्टर्न जो आपके घाट हैं वहीं पे सबसे पहले तो मानसून का अराइवल यहीं पे हो रहा है। और कितनी भयंकर बारिश होती है वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में, बहुत भयंकर बारिश होती है। तो ये वाला तो नहीं हो सकता है। पॉपुलेशन का लेना देना नैरो से तो नहीं है, ज्योग्राफी है ना भाई ये, तो उसमें पॉपुलेशन का क्या लेना देना। मैं सी और डी में कंफ्यूज हो सकता हूँ, लेकिन ए और बी को मैं तो तुरंत एलिमिनेट कर सकता हूँ। और अगर आपने दो ऑप्शंस को कॉन्फिडेंस के साथ एलिमिनेट कर दिया है तो आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, ठीक है। दे आर ओल्डर इन फॉर्मेशन, दे आर बॉर्डर्ड बाई द वेस्टर्न घाट्स। बहुत पुराने होते हैं फॉर्मेशन में, ये बहुत पुराने फॉर्मेशन में। अच्छा, तो ऐसा तो है नहीं कि वेस्टर्न घाट पहले बन गए थे, ईस्टर्न घाट बाद में बने थे। तो ये भी तो पुराने फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन में। तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्यों नैरो नहीं है? तो दे आर बॉर्डर्ड बाई द वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट, तो सर ऐसे तो वो ईस्टर्न घाट से बॉर्डर्ड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बॉर्डर्ड तो हैं, लेकिन जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करेंगे, ठीक है, ईस्टर्न घाट की अगर बात करेंगे तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है और वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस है, पहला। दूसरा, वेस्टर्न घाट के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन नहीं हो पाता है क्योंकि इनका इस तरह से म्यूटिलेटेड है। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो म्यूटिलेटेड है, ये बहुत कटा फटा सा इस तरह से। दे आर बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट, ये सही आंसर होगा। नेम द स्टेट विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है? ये भी बेहद ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। मैंने आपको बताया ना, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यकीन मानिए आपको 7 से 8 क्वेश्चन एकदम ऐसे मिलेंगे कि आप फर्स्ट गो में आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इतने तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हैं तो 11 से 12 भी आप कर सकते हैं। देन उसके बाद ये जाता है कि आप कितना थोड़ा सा वहाँ पर रिस्क वगैरह उठाते हैं, ठीक, क्लियर। अटेम्प्ट करने का टाइम दीजिए सर। अच्छा, टाइम दें तो तुम पॉज भी तो कर सकते हो, पॉज करने का भी ऑप्शन आता है। तो लिग्नाइट कोल अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु, और तमिलनाडु में भी कहाँ पे? नेवेली में। नेवेली में लिग्नाइट एक कोल का टाइप होता है, जैसे कि एक एंथ्रासाइट होता है, एक बाइट्यूमिनस होता है, एक लिग्नाइट होता है और एक पीट होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट सबसे हाई ग्रेड कोल होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। हाई ग्रेड कोल वो होगा जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा और मॉइस्चर का कंटेंट सबसे कम होगा। तो कार्बन ज़्यादा होना चाहिए, मॉइस्चर कम होना चाहिए। तो एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। बाइटुमिनस, जिसको कि हम कोकिंग कोल के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इसको मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज़ करते हैं। लिग्नाइट कोल, जिसको कि हम ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं, भूरा कोयला है ये। और पीट सबसे गंदा कोयला है। कोयले को हम बरीड सनशाइन के नाम से जानते हैं, ओके ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई सर्टेन रीजन्स एग्जिबिट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें से कौन सा रीज़न है जो ये बताएगा, मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ का रीज़न देगा कि क्यों कहीं कहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये ना बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा लंबा चौड़ा लग सकता है कि इतने स्टेटमेंट लिखे हुए, लेकिन निहायत ही आसान सवाल है। आप पढ़ो, मैं आपको टाइम देता हूँ, थोड़ा पढ़ो। पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे हाईएस्ट देखने को मिलेगी? बिहार, बंगाल, दिल्ली, यूपी। क्यों? नीचे से देखते हैं। एरियाज कैरेक्टराइज्ड बाय माउंटेनियस टेरेन एंड एरिड क्लाइमेट्स ऑफन सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ देयर चैलेंजिंग लिविंग कंडीशन। मतलब आई थिंक इसमें तो रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर लिविंग कंडीशंस चैलेंजिंग है तो वहाँ कौन ही रहना पसंद करेगा? पहाड़ वहाड़ में कौन ही रहना पसंद करता है? पहाड़ वाले में ज़्यादा पॉपुलेशन होती नहीं होती है, सिंपल एलिमिनेट।
रीजन्स विद लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज टेंड टू हैव एरियाज विद स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज हैव हायर पॉपुलेशन कंसनट्रेशन बिकॉज ऑफ ग्रेटर कॉम्पिटिशन फॉर फ्यूअर मटेरियल्स। तो कुछ मटेरियल हैं तो उसके लिए सब आ जाएंगे, चलो भैया लड़ मारते हैं इनके लिए। यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं, नहीं वहाँ पे रिसोर्सेज पड़े रहते ना, ये थोड़े से हैं और लड़ते हैं, मर जाते हैं यहाँ पे आके एकदम, वहाँ पे पड़े रहते वहाँ। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन एरियाज विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। पानी है एसेंशियल सर्विस, खाना है एसेंशियल सर्विस, रहन सहन है एसेंशियल सर्विस। एसेंशियल सर्विस नहीं है तो कोई क्यों रहना चाहेगा वहाँ पे, जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन होगी, ठीक ठाक क्लाइमेट होगा। अब अंटार्कटिका में कोई क्यों नहीं रहता है, क्लाइमेट ठीक नहीं है। हाँ, अब अगर मैं बात करूँ राजस्थान में इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों नहीं, क्योंकि इतनी फर्टाइल लैंड नहीं है। अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज होनी चाहिए, रोबस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होगा तभी तो वहाँ लोग प्रेफर करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये भी कठिन लग रहा है तो दिक्कत वाली बात है, हिंदी में मैं दिखाना भूल जाता हूँ। ठीक है, ये है, इफ़ अ पर्सन व्यूज़ द अर्थ फ्रॉम द अबव द नॉर्थ पोल ही विल ऑब्जर्व दैट द अर्थ रोटेट्स इन। अगर आप नॉर्थ पोल से ऑब्जर्व करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, अर्थ का रोटेशन। अच्छा ये बताओ अर्थ का टिल्ट कितना है अपनी एक्सिस पे? अभी वो जो आया था ना इंसुलेशन वाला क्वेश्चन, वहाँ पे टिल्ट भी एक फैक्टर था, तो बताओ आप कि कितना टिल्ट है अर्थ का। विच इंडियन प्लेटो इज़ फॉर्म्ड प्राइमरली बाई वोल्केनिक एक्टिविटी, से कौन सा प्लेटो बना है? तो हम पढ़ते हैं इस तरह से कि जो हमारी ब्लैक सॉयल है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो में, क्योंकि ये आपका बना है वोल्केनिक एक्टिविटी से। सर यहाँ पे तो कोई वोल्केनो है ही नहीं, वोल्केनो तो यहाँ पर अंडमान निकोबार में। एक्चुअल में जब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब इसका नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हो रहा था इंडियन प्लेट का, मैंने आपको बताया भी था, पढ़ाया भी है कि जब नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हो रहा था तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी। आज नहीं है कुछ और, कोई वोल्केनो कुछ नहीं, लेकिन उस टाइम पे थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। टिल्ट कितना है? 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पे एंड 66.5 डिग्री अपने ऑर्बिटल प्लेन पे। और इसका बहुत बड़ा लेना देना है व्हेन इट कम्स टू सीजन एंड व्हेन इट कम्स टू इंसुलेशन। अगर अर्थ टिल्टेड ना हो तो हर जगह सेम इंसुलेशन, मतलब हर जगह सेम डे एंड नाइट हो। अब होता क्या है कि अर्थ टिल्टेड है, जिसकी वजह से होता क्या है कि कहीं पे जैसे यहाँ पर अगर ये पार्ट सन की तरफ टिल्टेड है सदर्न पार्ट, तो यहाँ पर इंसुलेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। जब नदर्न पार्ट टिल्टेड होता है तो यहाँ पर इंसुलेशन ज़्यादा रिसीव होता है, यहाँ पर कम होता है। तो अर्थ का टिल्ट का बहुत लेना देना है अगर हम सीजन्स की बात करें या फिर अमाउंट ऑफ इंसुलेशन की। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चंबल रिवर इज नोन फॉर बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड द चंबल रेवाइंस, and the Chambal flows through a deep gorge and eroded terrain before joining the Yamuna। बताइए चंबल रिवर कहाँ से निकलती है? आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर आपको टाइम चाहिए इसमें तो आप वीडियो को पॉज करो, आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो चंबल कहाँ से निकलती है? मऊ प्लेट्यू से निकलती है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। जानी जाती है बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए। क्यों? क्योंकि इट रेंडर्स, अगर हम देखें तो चंबल क्या करती है, फ्लो होती है तो ऐसे रिल्स में, रिल्स बड़े बड़े होके वो गली बन जाते हैं, वही गली बड़ी बड़ी होके रेवाइन बन जाती हैं, कटा फटा टाइप, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े से कट पड़ जाते हैं, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेकार हो जाती है ज़मीन, क्योंकि एक हिस्सा यहाँ पर छोटा सा, एक छोटा सा यहाँ निकला, अब आदमी कहाँ पे करेगा उसको, खेती को, तो बिल्कुल खेती के लिए बेकार हो जाती है वो ज़मीन। तो इसी वजह से चंबल रिवर बैड लैंड टोपोग्राफी क्रिएट करने के लिए जानी जाती है, रेवाइंस जिसको हम बोलते हैं, चंबल रेवाइंस, ठीक है। और इन्हीं चंबल रेवाइंस पे चंबल के जो है ना बीहड़ में, बीहड़ बोलते हैं इनको हिंदी में, बीहड़, जहाँ पे चंबल के क्या डाकू रहते हैं ना, बागी हैं हम, तो डाकू तो संसद में होते हैं, क्यों? तो पहला वाला सही है। चंबल फ्लोज थ्रू अ डीप गॉच एंड इरोडेड टेरेन बिफोर जॉइनिंग द यमुना। यस, एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी किस तरह से असर्शन रीजन वालों को करते हैं, क्योंकि होता ये है कि दो ही में लोगों को डाउट होता है, या तो ए या बी में, यानी जब दोनों सही होते हैं तो डाउट ये क्रिएट होता है कि सही एक्सप्लेनेशन रीज़न है या नहीं है। उसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एंड दैट इज़ कि असर्शन के बाद बिकॉज या सिंस लगा लो, कैसे भी आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर तो इतना फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की उन्होंने आंसर माना है वो शायद बी ही माना है, मतलब सही एक्सप्लेनेशन है वो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से सही एक्सप्लेनेशन तो वो होगा कि भाई किस तरह से ये गली में फ्लो होती है, गली इरोजन करती है, गली इरोजन की वजह से ये रेवाइन क्रिएट होती है और बैडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट होती है, लेकिन उन्होंने आंसर भी माना। इनमें से जब कोई एक सही होता है, गलत होता है, तब हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, तब कोई हमें डाउट ही क्रिएट नहीं होता है जब दोनों में से एक कोई गलत हो जाता है। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक और विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के साथ कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड है? तो अटैम्प्ट करिए क्वेश्चन को, और मैं फिर रिपीट करूँगा, खुद से अटैम्प्ट करना है आपको, ऐसा नहीं कि साहब तो टाइम दे नहीं रहे हैं। भाई वीडियो को पॉज करो
और अटेम्प्ट करो जितना आपको टाइम लेना लो। अब मैं तो मुझे नहीं पता ना कि आपको कितने टाइम की ज़रूरत है, अपने हिसाब से टाइम लो। थोड़ा बहुत मैं पॉज कर देता हूँ। कर लिया, चलो। हाई मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ इन डेवलपिंग डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द ड्राई हॉट वेदर, बिल्कुल सही है। हम पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल जो है ये सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक ले जानी जाती है। सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? जहाँ पे रिवर स्टिकी हो जाती है जब मॉइस्ट होती है, और क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जब वो ड्राई होती है तब। तो हाई मॉइस्चर क्यों होता है स्टिकी? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्परमिएबल सॉइल होती है। इम्परमिएबल का मतलब होता है कि वाटर जल्दी से परकोलेट, इम्परमिएबल, वाटर जल्दी से परकुलेट नहीं करता है, तो क्या हो जाता है, बहुत ही स्टिकी हो जाती है, वो वाटर को रिटेन कर लेता है। ऑफन डेवलपिंग डीप क्रैक्स ड्यूरिंग ड्राई हॉट वेदर, और जब एकदम गर्मी होगी तो इस तरह से क्रैक डेवलप हो जाएंगे सो दैट वाटर अंदर जा सके। ठीक है। आइडियल फॉर टी एंड एप्पल कल्टिवेशन, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू है, दैट इज दिस पार्ट, यहाँ पर देखने को मिलती है ब्लैक सॉयल, और ब्लैक सॉयल जो है ये वॉल्केनिक ओरिजिन की सॉयल है ये। ठीक है, वॉल्केनिक ओरिजिन की सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल होता है। यहाँ पर आपको चाय की खेती, सेब की खेती देखने को मिलती है क्या? तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो दूसरा गलत, ये गया, ये क्या, पहला अपने आप सही हो गया। लाइम आयरन मैग्नीशिया एल्यूमिनियम में रिच होती है और फॉस्फोरिक कॉन्टेंट में बिल्कुल पुअर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 and 3। फॉस्फोरस में पुअर होती है और रिच होती है पोटैश में। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी इंडियन सॉइल हैं सारी लो होंगी, किसमें? फॉस्फोरस ले लो। ठीक है। ह्यूमस जो कि आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है, इन सब में लो ही होती हैं जितनी भी आपके इंडियन सॉइल्स हैं। ठीक है। 25 ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। हिंदी वाले इसको पॉज करके करेंगे और इंग्लिश वाले इसको करिए। बोथ सी, बोथ हो गया, बोथ करेक्ट। बट हमें आपके साथ करना है, क्या करना है भाई? चलो भाई, तो टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फियर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट, सही है। टेम्परेचर इन मेसोस्फीयर स्टार्ट्स टू डिक्रीज विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड एंड रीचेस अप टू -100, ये भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। अच्छा, इसका आंसर की पता नहीं कुछ स्टूडेंट ने भेजा था शायद मुझे इसका, इसमें क्या पहले वाले को गलत मार्क कर रखा है क्या इन लोगों ने आंसर की में? क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने मुझे भेजा था। क्यों? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या ऐसा कुछ है क्या? तो 160, ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं 165 मीटर में, तो मल्टीपल टाइम्स जब भी मैं इसके बारे में पढ़ाता हूँ तब तो ये हम जिक्र करते ही हैं कि 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस लैप्स रेट होता है, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है 165 मीटर हाइट में। क्यों डिक्रीज होता है वो भी हमने देखा था। ठीक है, क्योंकि इंसुलेशन नहीं बल्कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हीटअप होता है। एंड होता क्या है कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, पता नहीं देखा नहीं आंसर के, बी आंसर है। अच्छा, बी आंसर दे रखा है क्या इन्होंने? नहीं भैया, ट्रोपोस्फियर में होता है 165 मीटर में। क्यों? 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे हिसाब से क्या वो ही है। ठीक है, दोनों ही सही है, बट आंसर की में शायद इन्होंने बी माना है क्योंकि स्टूडेंट ने भेजा था ये। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हीटअप होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कुछ गैसेज होती हैं, वो गैसेस क्या होती हैं, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए, ये क्या होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। जो इंसुलेशन होता है वो शॉर्ट वेव लेंथ होती है, और ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है ये लॉन्ग वेव लेंथ होती है। तो जो ये गैसेज होती हैं ये शॉर्ट वेव लेंथ रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी इसको आने जाने देती हैं, लेकिन लॉन्ग वेव लेंथ रेडिएशन के लिए ओपेक होती हैं, यानी इसको पकड़ लेती हैं। और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो उसी के से हीटअप होता है। इन ग्रीन हाउस गैसेज इनको बोलते हैं हम। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज। The highest rainfall in India gets recorded in the Khasi and Jaintia hills. In which state you will find these hills? तो कहाँ पर आपको ये पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, खासी और जैंतिया? मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल या फिर असम में? कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी ये पहाड़ियाँ?
हिल्स। तो ये आपको गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में देखने को मिलेंगी। कहाँ पे? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू। गारो में कौन सा फेस्टिवल होता है? वंगाला। खासी में नोंगक्रेम और जयंतिया बहदीन खलाम, है ना। चलो, नेम दी मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन लोकेटेड इन तेलंगाना स्टेट। तो तेलंगाना में स्टेट में कौन से मेजर कोल फील्ड है यहाँ पर? सिंगरेनी, रानीगंज, तालचर या झरिया। तो ये यहाँ आपके मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फैटमैन का स्क्रीनशॉट है यहाँ पे। तो रानीगंज आपका पड़ता है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। बोकारो और झरिया पड़ते हैं झारखंड में। सिंगरौली है एमपी में। सिंगरेनी है तेलंगाना में। नेवेली अभी देखा था तमिलनाडु में। तालचर कहाँ है? उड़ीसा में। तो तालचर उड़ीसा में, झरिया बोकारो झारखंड में, ठीक है। सिंगरौली है एमपी में, सिंगरेनी है तेलंगाना में, रानीगंज कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द इंडियाज रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ट्रेंड्स फ्रॉम 1901 से लेकर 2011 के बीच में जो ट्रेंड है उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? रूरल पॉपुलेशन हैज़ consistently increased in absolute numbers. The percentage share of rural population in total population has steadily declined. Urban population first exceeded 100 million in 1981. And now this is the difficult question, very difficult question. इसको मैं very difficult की कैटेगरी में रखूँगा क्योंकि इसमें अगर आपको नंबर्स नहीं पता है तो थोड़ा सा दिक्कत, क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है जहाँ पर आपको ज़रा से भी हवा नहीं लग रही है तीनों स्टेटमेंट में कि कौन सा है, क्योंकि अब इसमें अगर आपको नहीं पता है नंबर्स तो आपको नहीं, ठीक है। हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन एब्सोल्यूट नंबर्स। जो रूरल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ ही होती गई है, तो अगर आपको नहीं पता है तो भी आप नहीं कर सकते हैं। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा हाँ यूज़ किया जा सकता है कंसिस्टेंटली, जैसे यहाँ स्टेडली है, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली स्टेडली का मतलब है कि बस वो इंक्रीज़ हो ही रही है या फिर डिक्रीज़ हो ही रही है। अगर वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ लिखा है तो मतलब डिक्रीज़ नहीं हो रही है, स्टेडली डिक्लाइन हो रही है मतलब वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ तो अगर बीच में अगर मान लो कि कभी वो इंक्रीज़ हो गई डिक्रीज़ हो गई तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब इन तीनों स्टेटमेंट का जो डेटा है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज हो सकता है कि आगे जो आपका सीजीएल एग्जाम हो उसमें पूछा जाए। ये हिंदी में क्वेश्चन है। चलिए, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, इसको करिए जरा। ये भी नया टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। अभी कर लिया आपने अटेम्प्ट ना। अब पता है ये भी ना, जो पिछला वाला सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन था कल्चरेबल वेस्टलैंड का। तो तभी जो लोगों ने, ठीक है, 3.0 बैच में होंगे या फिर जिन लोगों ने लिटिल बॉय से क्वेश्चन लगाए होंगे वो फ़ायदे में रहेंगे इस बार, ठीक है। वैसे क्वेश्चन पढ़ नहीं लेना जैसे पहले थे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग फ़ायदे में रहेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे ऐसे लोग। तो मिसलेनियस ट्रीज, ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, कल्चरेबल वेस्टलैंड, करेंट फैलो अदर दैन दी करेंट फैलो। ना कल्चरेबल वेस्टलैंड इज़ अ लैंड, अगर आपको याद हो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था टोडरमल, वो एक ये लैंड रिफॉर्म सिस्टम लाया था जिसको हम बोलते हैं दासाला या जब्ती सिस्टम, जहाँ पर उसने पलाज, परौती, चाचर और बंजर इन 4 पार्ट में लैंड को क्लासीफाई किया था, है ना। याद है आपको? तो पलाज था सबसे मोस्ट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इसको 1 से 2 साल के लिए फैलो यानी खाली छोड़ा जाता है, इसको 3 से 4 साल के लिए, और इसको हमेशा के लिए, मतलब ये एकदम गई गुजरी है वो, ठीक है, बंजर। कल्चरेबल वेस्टलैंड होता है जिसको 5 साल से ज़्यादा के लिए खाली छोड़ा गया। लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर ओवर 5 ईयर्स, तो यानी बी का तो 3 होगा, ख़त्म। मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स ए का 2 हो गया अपने आप। प्राइवेटली ओन्ड लैंड अंडर ऑर्चर्ड्स एंड फ्रूट ट्रीज। करेंट फैलो का मतलब है कि लैंड लेफ्ट फैलो फॉर 1 ईयर और लेस। करेंटली फैलो है लेकिन पूरी तरीके से फैलो यानी खाली इसको नहीं छोड़ा गया। फैलो अदर दैन दी करेंट फैलो हो जाएगा लैंड लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा, ठीक है, बट 5 साल से कम। 5 साल से ज़्यादा तो कल्चरेबल वेस्टलैंड होगा, ठीक है। 30 इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इन सम इकोनॉमिकली डेवलप्ड नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के कुछ आर्थिक रूप से विकसित उत्तरी राज्यों में कम बाल लिंग अनुपात में योगदान देता है? बताइए, करिए इस क्वेश्चन को। ये भी मैं इसको कहूँगा ये बेहद ही आसान सवाल है ये,
ठीक है, इसको भी मैं बेहद ही आसान सवाल की कैटेगरी में रखूँगा। डीसो मंडल क्या लिख रहे हो बांग्ला में यार? बांग्ला नहीं आती मुझे। डीसो मंडल सुधर जाओ भाई। सर 25 आउट ऑफ 25 सही तुक्के कैसे लगाएं? बेटा इसके लिए अलग से क्लास चलती है, रात के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। ठीक है, तो इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी टू प्री नेटल। देखो अब ये सवाल क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के कुछ आर्थिक रूप से विकसित उत्तरी राज्यों में कम बाल लिंग अनुपात में योगदान करता है ना? व्हाट इज सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो होता है कि 1000 लड़कों के लिए कितनी लड़कियां हैं, 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स हैं, यही होता है सेक्स रेशियो। अब लो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या? अब चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब क्या है? 0 से 6 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है, 0 से जो 6 साल तक की पॉपुलेशन है, उसको हम चाइल्ड पॉपुलेशन बोलते हैं। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो इतनी कम होने का कारण क्या है? नदर्न स्टेट में इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। लो चाइल्ड सेक्स रेशियो एक अच्छी चीज़ है कि गंदी चीज़ है? गलत चीज़ है अगर हम देखें तो, क्योंकि बैलेंस्ड होना चाहिए सेक्स रेशियो। लड़कियां कम है, अगर लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इसका मतलब लड़कियां कम है, ठीक? गलत चीज़ है। तो हाई लेवल ऑफ फीमेल लिटरेसी, यानी कि महिलाएं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और एम्पावर हो चुकी हैं, इसलिए। तो भाई कोई गंदी चीज़ कोई अच्छी चीज़ से कैसे हो सकती है? अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर मेरे इलाके में चोरी डकैती अब नहीं हो रही, कम हो गई है बहुत, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अशिक्षित हो चुके हैं। या मैं बोलूँ कि यहाँ पर चोरी डकैती बहुत बढ़ गई है। चोरी डकैती क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों में लिटरेसी बढ़ गई है। ये कोई लॉजिक बनता है दोनों चीज़ों का? नहीं बन रहा है। अगर मेन सिंपल सी बात है कि अगर लिटरेसी बढ़ रही है तो इससे अच्छी चीज़ें होनी चाहिए सोसाइटी में, तो दूसरे को तो एलिमिनेट कर सकता हूँ मैं। ख़त्म। स्ट्रेंथन एनफोर्समेंट ऑफ जेंडर इक्वल पॉलिसीज, यानी लैंगिक समानता नीतियों का सदृढ़ प्रवर्तन हो रहा है, यानी कि बहुत अच्छे से उनको एनफोर्समेंट हो रहा है। ये भी एक अच्छी चीज़ हो रही है। उससे ये अगर अच्छे से एनफोर्समेंट हो रहा है जेंडर इक्वल पॉलिसीज़ का, तो उससे तो चाइल्ड सेक्स रेशियो बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी ना। तो 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 31 मैच कॉलम ए विद द कॉलम बी। यहाँ पर डेनिडेशनल प्रोसेस लिखे और यहाँ पर उनकी ड्राइविंग फोर्स और एनर्जी लिखा हुआ है। बताइए कौन सा सही है? कौन सा सही है यहाँ पे? तो वेदरिंग है, मास मूवमेंट है, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन और डेन्यूटेशन है। अब ये क्वेश्चन भी आपको कन्वेंशनल बुक कोई भी किताब उठा के देख लीजिएगा, उसमें नहीं देखने को मिलेगा, बट ये फैट मैन में एग्जैक्टली दिया हुआ है, देख लीजिए। वेदरिंग, ग्रेविटेशनल मॉलिकुलर स्ट्रेस केमिकल एक्शन, ग्रेविटेशनल मॉलिकुलर स्ट्रेस केमिकल एक्शन डिट्टो है। फैट मैन तो एग्जाम से पहले आई थी। तो 2 मास मूवमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, काइनेटिक एनर्जी, एग्जैक्टली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2, 3, 1, 4, खत्म। डेनिडेशन क्या होता है? डेनिडेशन होता है वियर एंड टियर ऑफ रिलीफ फीचर्स ऑफ अर्थ। कोई माउंटेन है, कोई प्लेट्यू है, उनका जो वियर एंड टियर हो रहा है दैट इज डेनिडेशन। उनका जो बिल्डिंग हो रहा है दैट इज डाइस्ट्रोफिज्म। उनका जो क्षरण हो रहा है दैट इज डेन्यूडेशन। नेम द स्टेट इन विच द भीतरकणिका मैनग्रोव्स आर लोकेटेड। तो भीतरकणिका मैनग्रोव कहाँ पर है? तो भीतरकणिका मैनग्रोव्स हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए। चलो 33 ले। अच्छा, मेरे को सर वार्निंग काहे नहीं देते? मतलब समझा नहीं मैं। कर लिया क्वेश्चन अटेम्प्ट? हर्ष मालवी बेटा, तुमको एक एडवाइस देते हैं हम, ठीक है? मान लो, थोड़ा सा शांति लाओ अपने जीवन में। इतनी जल्दी कमेंट कर रहे हो, थोड़ा सा क्वेश्चन भी पढ़ लो। है किसी का कमेंट उतनी देर से जो दिख रहा है वो तुम्हारा ही है, तो पढ़ लो, ज़्यादा सही रहेगा। बाकी तो एग्ज़ाम में पता ही चल जाएगा। अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आर प्राइमरली डिजाइन टू ड्रिल इनटू अर्थ क्रस्ट फॉर मिनरल सैंपल्स। अर्थ भाई सैटेलाइट अंदर भी जाती है,
ज़मीन के अंदर घुसेड़ी जाती है। नहीं, सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के अंदर ठूंसी जाती है, ड्रिल करी जाती है। मॉनिटर वेदर, लैंड यूज एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, बिल्ड अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट है, उसको घुसेड़ रहे हैं, सेटेलाइट को घुसेड़ा जाता है अंदर। स्टडी देन, सब वही बता रहे हैं कि नहीं, कि अंदर के बारे में कुछ स्टडी कर रहे हैं भैया। वेदर से जो फोरकास्ट होती है, एनवायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं वो सैटेलाइट से पता चलता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 का सेंसस। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब या मध्य प्रदेश? ये आपको बताना है। लोएस्ट पॉपुलेशन इंडिया बताओ। वैसे तो अगर हम देखें तो लोएस्ट कहाँ की है? सिक्किम की। हाईएस्ट कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। वैसे एरिया के टर्म्स में कौन सबसे बड़ा है? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सही आंसर वुड बी व्हाट? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है? राजस्थान सबसे बड़ा है एरिया टर्म्स में, ध्यान रखना। वैसे सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की होगी? पंजाब की। ओके। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द पॉपुलेशन ग्रोथ फेज इन इंडिया विद इट्स की कैरेक्टरिस्टिक। अगेन ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का मैं अलग से लेक्चर लूँगा जहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी हम पूरा करेंगे। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी का मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्डेड अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर 4 फेजेस होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। ठीक है, पहला फेज होता है, ठीक है, पॉपुलेशन, ये बर्थ एंड डेथ पर 1000। देन ये दूसरा फेज़ है जहाँ पर डेथ रेट इंक्रीज़ होता है, तो पॉपुलेशन आप देख रहे हैं डिक्रीज़ हुई। थर्ड में इंक्रीज़ होती, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पॉपुलेशन का चलता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉपुलेशन काफ़ी पीक पे जा रही है थर्ड वाले पे। ठीक है, तो फोर्थ सडन इंक्रीज इन फर्टिलिटी रेट ड्यू टू माइग्रेशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉज बाई फॉलिंग डेथ रेट। रैपिड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फेज़ 1 में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो नहीं है फेज़ 1 में, क्योंकि आप देखो फेज़ 1 में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं है। क्यों? स्टेबल है। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट डेथ रेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन सेकंड फेज़ में आते ही बर्थ रेट तो उतना है, डेथ रेट एकदम से डिक्लाइन किया। सेकंड फेज़ में हाई मॉर्टैलिटी रेट एंड डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। हाई मॉर्टैलिटी एंड डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। बर्थ रेट हाई, मॉर्टैलिटी रेट, अब देख लो डेथ रेट हाई कहाँ है? वो तो डेथ रेट तो डिक्लाइन कर रहा है। डेथ रेट तो डिक्लाइन कर रहा है। अब देखो यहाँ पे लिखा है हाई मॉर्टैलिटी रेट। मॉर्टैलिटी वही डेथ रेट होता है। उच्च मृत्यु दर, उच्च मृत्यु दर तो नहीं है, डिक्रीज हो रही है। थर्ड फेज में अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है। थर्ड फेज में आप देखो तो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू हाई व्हाट? ड्यू टू लो डेथ रेट, वेरी लो डेथ रेट, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये चारों फेजेस ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड प्राइमरली बाय रिवर एक्शन। तो इस पर जो मैंने ज्योग्राफी का बब शॉट लिया था उस पर मैंने लैंडफॉर्म वगैरह कवर किया था अच्छे से। बाकी नहीं होगा तो आप लोग बोलेंगे तो लैंडफॉर्म पे मैं अलग से एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, शुड आई गो फॉर 3.0? 3.0 के लिए फिर मत जाओ, 4.0 आएगा उसके लिए जाना भी। ठीक है, मैं तो वही एडवाइस करूँगा। ओके, स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेक वीडियो, सो मैनी क्वेश्चंस वर कम रिसेंटली। आ जाने तो ज़रा इसका पूरा देख लेते हैं स्टेनो का, फिर इसका सिलेक्शन पोस्ट का, उससे सीजल एग्जाम से पहले जो भी होगा सब मैं करवा दूंगा। मोरेन जो होता है ये एक डिपोजिशन लैंडफॉर्म है ड्यू टू ग्लेशियर। ठीक है, डिप एस्कर, ड्रमलिन, मोरेन ये सब डिपोजिशनल है ड्यू टू ग्लेशियर। ओके, डेल्टा भी डिपोजिशनल ही है बट ड्यू टू रिवर। गॉर्ज क्या है? ये इरोजनल है ड्यू टू रिवर एक्शन। गॉर्ज क्या होता है? इसे खड़ी क्लिफ्स ही होती हैं, यहाँ से रिवर बहती है। इस तरह से होता है, वी शेप वैली होता है। इस तरह से होता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जरा बताइए? सी से नाम शुरू होता है। स्टेप्ड, इसकी स्टेप्ड ऐसे टाइप वॉल्स होती हैं, स्टेप्ड वॉल्स होती हैं ऐसे, स्टेप्ड वॉल्स। लेवी क्या होता है? ये डिपोजिशनल है रिवर के द्वारा। जब फ्लड वगैरह आता है तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये रिवर का मुंह है तो फ्लड वगैरह आएगा तो रिवर का मुंह चौड़ा हो जाएगा। फिर जब फ्लड चली जाएगी, बाढ़ चली जाएगी, नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा पानी, तो यहाँ पर जो डिपोजिशन हो जाएगा सिल्ट का, उससे लेवी बनता है। तो डिपोजिशनल है ड्यू टू रिवर। गॉर्ज इज द करेक्ट आंसर। ये आपका कैनियन है जिसका ऊपर जो नारो होता है और नीचे जो होता है, जो बॉटम होता है, वो वाइड होता है। नेम द पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं जैसे ग्लेशियर के जो लैंडफॉर्म होते हैं, ग्लेशियर के जो लैंडफॉर्म होते हैं इरोजनल वाले और डिपोजिशनल वाले। रिकॉल करिए जरा, इरोजनल वाले कौन कौन से हमने पढ़े थे? तो इरोजनल हमने पढ़ा था, अगर आप याद हो आपको, सरक सरक के, ग्लेशियर सरक सरक के बनते हैं। ठीक, देन एरीट सिरेटेड रिजेस,
सिरेटेड रिजेस, हॉर्न, ठीक है, सर्क, एरीट्स, सिरेटेड रिजेस, हॉर्न्स, और आपके टान लेक हो गए, हैंगिंग वैली हो गई, हैंगिंग वैली, यू शेप्ड वैली, और डिपोजिशन में एस्कर, ड्रमलिन, है ना, इसमें ड्रम बजा रहे हैं कौन, मुरैना के लोग, ठीक है, तो एस्कर, ड्रमलिन, मोरेन, आउटवॉश प्लेन्स, जॉर्ड्स, FJORDS। जॉर्ड्स क्या होता है, तो ग्लेशियर अगर समुद्र के पास में है कहीं तो वो क्या होता है, जो एक लेक टाइप बन जाता है समुद्र के पानी से, दैट इज कॉल्ड एज जॉर्ड। प्राइवेटली ओन्ड बाई अडानी ग्रुप, तो विशाखापट्टनम हो गया, चेन्नई हो गया, मुंद्रा हो गया, ये सब मेजर पोर्ट है। मेजर पोर्ट क्या होते हैं, जो कि आपके मेजर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, तो गवर्नमेंट है, यहाँ पर आंसर हुआ आपका इसमें से मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। कांडला आपको पता है गुजरात में, दीनदयाल पोर्ट जो कि एक टाइडल पोर्ट है। चेन्नई, विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा मुंद्रा पोर्ट, है ना। अच्छा बताइए विंजीजैम पोर्ट कहाँ पर है, विंजीजैम पोर्ट, और अडानी पोर्ट ट्रस्ट के तहत ही अडानी ग्रुप का जो पोर्ट है वो केरल में एक नया पोर्ट खुला है, वो कौन सा, उसका नाम क्या है जो केरल में, विंजीजैम कहाँ पर है आपका, विंजीजैम कहाँ है। और एक और पोर्ट जो कि अभी रिसेंट में महाराष्ट्र में ओपन हुआ है, उसका नाम बताइए। तो जो विंजीजैम है ये आपका कहाँ पर है, केरला में, ठीक है। ये विंजीजैम कहाँ पर है, ये है आपका तिरुवनंतपुरम केरला में, जो कि अडानी पोर्ट ट्रस्ट के तहत बना है। और जो अभी रिसेंट में महाराष्ट्र में ओपन हुआ है उस पोर्ट का नाम बताइए क्या है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है 38th, माइग्रेशन कैन बी ड्रिवन बाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस, पुश फैक्टर मेक इंडिविजुअल्स माइग्रेट अवे फ्रॉम अ रीजन वेयर पुल फैक्टर्स ड्रॉ इंडिविजुअल्स टू अ रीजन। वाधवान, बिल्कुल सही है, वाधवान पोर्ट अभी रिसेंट में महाराष्ट्र में। चलो तो 4.0 कब स्टार्ट होगा, 4.0 सीजल एग्ज़ाम हो जाने तो फिर स्टार्ट होगा, नहीं मोस्ट प्रॉब्ली आप मान लो मिड सितंबर में अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। माइग्रेशन कैन बी ड्रिवन बाय नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यस कैन बी, ठीक है। जनरलिस्टिक कीवर्ड है, यानी जनरलिस्टिक कीवर्ड जो वाले स्टेटमेंट होते हैं वो जनरली सही होते हैं, तो कैन बी, मे बी, माइट बी, ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव सर्कमस्टेंस। तो इसको आपको कभी गलत इन तरह के स्टेटमेंट को नहीं मानना है। पुश फैक्टर्स मेक इंडिविजुअल, पुश क्या है, पुश कर रहे हैं कहीं से कि निकलो यहाँ से, पुल क्या है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन है कैसे करना है इसको। जब दोनों सही होते हैं, जब मैंने बताया एक गलत है तब तो बड़ा आसान है। अब जैसे मान लो कि असर्शन गलत होता ये आंसर हो गया था, अगर रीज़न गलत होता तो ये आंसर हो गया था, लेकिन अगर दोनों सही है तो हमें डाउट होता है कि सही एक्सप्लेनेशन है नहीं है। तो आप इसको पढ़ो असर्शन को, जैसे माइग्रेशन कैन बी ड्रिवन बाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस बिकॉज सिंस, बिकॉज पुश फैक्टर्स में, तो मतलब यहाँ पर बिकॉज लगा लो, देन उसके बाद रीज़न को पढ़ो। अगर आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार पूरा सही बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है, सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो फिर सही एक्सप्लेनेशन है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। 39th करो, द एंशियंट इंडो ब्रह्मा रिवर is believed to have split into three major drainage systems over time. The Ganga and its Himalayan tributaries represent the central drainage system. The western drainage system consists of the Brahmaputra and its tributaries. तो क्या सही आंसर होगा, तो बिल्कुल जो इंडो ब्रह्मा रिवर सिस्टम है वो 3 रिवर सिस्टम में डिवाइड हो गया। एक तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडस है वेस्टर्न साइड में, सेंट्रल में है गंगा और ईस्टर्न में है ब्रह्मपुत्र। ये आपका वेस्टर्न में इंडस, ये आपका गंगा और ईस्टर्न में आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक। तो बिल्कुल सही बात है, गंगा एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज रिप्रेजेंट द सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम, वेस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम। और मान लेते हैं आपको कुछ अंदाज़ा नहीं था कि क्या इंडो ब्रह्मा रिवर है, क्या है ये 3 मेजर ड्रेनेज सिस्टम, नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ो तो तसल्ली से तीनों स्टेटमेंट को। जैसे मैं तीसरा स्टेटमेंट पढ़ने जाऊँगा, तो वेस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इतना तो यार साफ समझ में आ रहा है कि भाई ब्रह्मपुत्र ईस्ट साइड में है, वेस्ट साइड में नहीं है, ईस्ट साइड में है, वेस्ट साइड में कैसे हो सकती है वो। तो 3 वाला अगर आप एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर आ गया था। अगर आप सिर्फ थर्ड को एलिमिनेट कर देते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगा के कि भाई ब्रह्मपुत्र तो ईस्ट साइड में है, वेस्ट में तो है ही नहीं। माइग्रेंट्स हु एंटर अ न्यू कंट्री और रीजन और कॉल्ड एज इमिग्रेंट्स, जो नए किसी कंट्री में एंटर करते हैं रीजन में, उनको इमिग्रेंट बोला जाता है। इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव देयर कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, जो अपने जगह को, अपने देश को छोड़ते हैं, दोज आर कॉल्ड एज इमिग्रेंट। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ओके। बट सही एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना,
ठीक है, कि माइग्रेंट्स हु एंटर न्यू कंट्री और रीजन आर कॉल्ड एज इमिग्रेंट, बिकॉज इमिग्रेंट्स आर, कोई रीज़न ये सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट के 17 क्वेश्चन और करते हैं। हाउ डज द फेंट यंग सन पैराडॉक्स चैलेंज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली अर्थ्स क्लाइमेट, बताओ। It implies that there was no liquid water on early Earth. Faint young sun. सन का कुछ तो होना चाहिए, लेने देना। यहाँ पे सन तो है ही नहीं, यहाँ पे तो मून है, यहाँ पे सोलर आउटपुट, यहाँ पे है अर्थ टू हॉट ड्यू टू एक्सेसिव सोलर, यहाँ पे भी सोलर है, तो ये दो आप एलिमिनेट कर सकते हो थोड़ा सा। एटिमोलॉजी बोलते हैं इसको। एटिमोलॉजी का मतलब है कि जो वर्ड्स हैं उससे आप आंसर को डिराइव कर रहे हो, कि जो वर्ड क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड हैं उससे आप ऑप्शंस को रिलेट कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज एटिमोलॉजी। ना फेंट यंग सन पैराडॉक्स ये बोलता है कि फेंट जो यंग सन थ्योरी है कि भाई जो सन है वो आज से बहुत साल पहले है, जब अर्थ हमारा ये बना था, जब अर्थ बना था तो ये आज से 25% कम डिम था, ये लेस डिम। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे ब्राइट होता जा रहा है। कैसे ब्राइट होता जा रहा है? बिकॉज हमें पता है कि इसको अपनी सन को अपनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्यूजन से अपनी एनर्जी बनाता है। फ्यूजन से, फ्यूजन में क्या होता है? दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं, मतलब हाइड्रोजन के, और एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है हीलियम का। तो इस तरह से फ्यूजन हो रहा है और सन जो है वो ब्राइट होता जा रहा है। यानी कि पहले जब बना था तो 25% लेस डिम था। अगर लेस डिम था तो फिर तो लाइफ पॉसिबल होनी नहीं चाहिए थी यहाँ पे। क्यों? कि थोड़ी बहुत जो भी सनलाइट आ भी रही थी वो यहाँ पर क्योंकि बर्फ़ होती, उससे बर्फ़ का भी हमने देखा अल्बीडो बहुत हाईएस्ट होता है, बर्फ़ का जो अल्बीडो फेसिलेटेड स्नो का, तो वो तो जितना आता भी हो तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता, तो कायदे से तो यहाँ लाइफ सर्वाइव बिल्कुल थ्राइव ही ना करती। लेकिन जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो थ्राइव करना स्टार्ट किए थे, थ्राइव हुए थे। दैट मीन्स कि दिस इज़ अ पैराडॉक्स। और पैराडॉक्स इस तरह से है कि भाई, इस तरह से है कि फिर साइंटिस्ट ने बोला कि शायद यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से जितना भी सनलाइट आता था वो यहाँ पे ट्रैप हो जाता था, तो ग्रीन हाउस गैसेज का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। खैर, इट सजेस्ट दैट अर्ली सोलर आउटपुट वॉज टू वीक टू प्रिवेंट ग्लोबल फ्रीजिंग। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, फेंट। अब देख लो यहाँ ये वाला भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, फोर्थ वाला ऑप्शन भी, इस एटिमोलॉजी से। जो सन है वो फेंट है, डिम है। ठीक है, तो जो अर्थ है वो ज़्यादा हीट अप तो होगी नहीं क्योंकि सन तो फेंट है। ठीक है, डिम होगा। इस क्वेश्चन को करिए, ये भी बेहद ही आसान क्वेश्चन है। डायस्ट्रोफिज्म इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म इंक्लूड्स ऑल प्रोसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। बिल्कुल सही है। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म होता यही चीज़ है कि जहाँ पे चीज़ें बिल्डअप होती हैं। डेन्यूडेशन क्या होता है? जहाँ पे चीज़ें बिगड़ती हैं। अब डायस्ट्रोफिज्म के तहत क्या आता है? तो डायस्ट्रोफिज्म में आता है आपका एक तो ओरोजेनिक प्रोसेस। ओरोजेनिक क्या होता है ज़रा बताइए। एक आता है एपिरोजेनिक प्लस सीस्मिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ओरोजेनिक होता है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। एपिरोजेनिक होता है जो अदर दैन माउंटेन, जो बाकी का अर्थ का पोर्शन एलिवेट होता है, बिल्डअप होता है, दैट इज एपिरोजेनिक। सिस्मिक का मतलब वो अर्थ को एक से रिलेटेड हो गया। तो डायस्ट्रोफिज्म में क्या होता है? चीज़ें बिल्डअप होती हैं। क्यों बिल्डअप होती हैं? ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस। ड्यू टू एंडोजेनिक, अंतर्जात बल जो अर्थ के इंटीरियर से लग रहे हैं। वो क्यों लग रहे हैं? वो इसलिए लग रहे हैं बिकॉज प्लेट मूव कर रही हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट मूव कर रही हैं। वो क्यों मूव कर रही हैं? क्योंकि दो रीज़न है। एक तो अर्थ की जो प्रीमॉर्डियल हीट है प्लस रेडियो एक्टिव डीके। ये दो रीजंस होते हैं जहाँ से अर्थ को हीट मिलती है, प्लेट मूव करती हैं, प्लेट मूव करती हैं, चीज़ें बिल्डअप होती हैं। दैट इज टर्म्ड एज डायस्ट्रोफिज्म। एक्सोजेनिक प्रोसेस डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोलर एनर्जी एंड टेक्टोनिक ग्रेडियंट्स। ठीक है, जो एक्सोजेनिक प्रोसेस होते हैं, एक्सोजेनिक का मतलब होता है बहिर्जात बल, और वो सब बहिर्जात का बल का मतलब क्या है? रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, ये सब बहिर्जात बल। इन सबको कहाँ से अपनी एनर्जी मिल रही है? सोलर एनर्जी से मिल रही है। सब पढ़ा हुआ है, सब कुछ भी नया नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे।
विच रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम फॉर द हीराकुड डैम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम महानदी रिवर पे, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग, अब तो यहाँ पर आप डैम्स वगैरह रिकॉल करो, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, तुच्छ सा क्वेश्चन है, इसको मैं इतना डीप पे नहीं ले जाने वाला हूँ कि आप सोचो कि मैं रिकॉल करूँ सारे डैम्स, है ना, बहुत हो गया रिकॉल जितना करना था। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको करो, जब यहाँ पे हम नई चीज़ें सीखेंगे। क्लियर है? क्या अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स स्टेट, तो कौन सा सही मैच है? डिब्रू सैखोवा कहाँ पे है? असम में। पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी, पंचमढ़ी को क्या बोलते हैं? पंचमढ़ी को क्वीन ऑफ सतपुरा बोलते हैं। एक ये हिल स्टेशन है जो कि सतपुरा पे लोकेटेड है, पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी की अगर बात करेंगे, एक बायोस्फीयर, अच्छा बायोस्फीयर रिजर्व की तो बात हो रही है, ठीक है, कहाँ पर है? एमपी में पड़ता है ये, ठीक है, मध्य प्रदेश में। दिहांग दिबांग कहाँ है? ये आपका पड़ता है अरुणाचल में। आंसर क्या होगा? शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स है आपकी आंध्र प्रदेश में, ठीक। क्लियर? विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट और यूटी हैज़ नो शेड्यूल्ड ट्राइब, कोई एसटी पॉपुलेशन है ही नहीं यहाँ पे। केरला, गोवा, पुडुचेरी या फिर छत्तीसगढ़, तो नो एसटी पॉपुलेशन है आपकी। कहाँ पर जीरो एसटी पॉपुलेशन है? कहाँ पर? केरला में, गोवा में, पुडुचेरी में, छत्तीसगढ़ में। भाई छत्तीसगढ़ तो जाना ही जाता है एसटी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे तो होगी। आंसर इज गोवा, ऑप्शन नंबर बी। 47 करिए इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट्स एलुवियल सॉइल फ्रॉम रेड एंड येलो सॉइल, एलुवियल सॉइल को रेड एंड येलो सॉइल से कौन डिफरेंशिएट करता है? हाँ बिल्कुल, वैसे तो ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट एलुवियल सॉइल फ्रॉम दी रेड एंड येलो, तो एलुवियल सैंडी लोम टू क्ले होती है, ठीक है, एंड रेड एंड ये जो येलो होती है वो सैंडी लोम लेस फर्टाइल होती है। जो ये रेड एंड येलो सॉइल होती है वो लेस फर्टाइल होती है। अब यहाँ पे देखो आप, एलुवियल फ्रॉम रॉक्स, रेड येलो रिवर ट्रांसपोर्टेड, मेन एक्चुअल में एलुवियल होती है रिवर से ट्रांसपोर्टेड, रिवर से ट्रांसपोर्ट होती है। देन आपको याद हो तो खादर क्रिएट क्रिएट होती है और भांगर क्रिएट होती है। ये पुरानी जलोढ़ होती है, दैट इज ओल्ड एलुवियम, और खादर होती है न्यू एलुवियम, ठीक है। खादर इज अ न्यू एलुवियम, भांगर इज एन ओल्ड एलुवियम, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो एलुवियल तो होगा नहीं, ठीक है, एंड एलुवियल जो होती है वो बहुत ओल्ड रॉक में नहीं आती है, न्यू रॉक में आती है। हम अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ आपको पढ़ाया था एंटीसॉल, इंसेप्टीसॉल, ठीक है, तो एंटीसॉल में आती है, जो न्यूली डेवलप्ड रॉक होती है उसमें आती है ये, ठीक है। ये तो सही है कि रेड कलर इसको मिलता है आयरन की वजह से, ठीक है, लेकिन ये वाला पहला वाला पार्ट गलत है। एलुवियल सैंडी लोम टू क्ले होती है। सैंडी लोम, लोम सॉइल का मतलब क्या होता है? सैंडी सॉइल वो होती है जिसमें ग्रेन का जो कंटेंट है, जो सॉइल जो बनी होती है वो ग्रेन से बनी होती है। जो ग्रेन का साइज़ होता है वो बड़ा बड़ा होता है, क्ले में छोटा छोटा साइज़ होता है। जो पार्टिकल साइज़ है सॉइल में वो छोटा छोटा है तो क्ले सॉइल है, बड़ा बड़ा है तो लोम सैंडी सॉइल है वो, ठीक है। रेड जो एंड येलो सॉइल है वो सैंडी लोम लेस फर्टाइल अप्लाइंस, ऑप्शन नंबर सी। और जो रेड सॉइल है वही जब हाइड्रेट हो जाती है, जब पानी पड़ जाता है तो येलो बन जाती है। और रेड एंड येलो सॉइल आपको देखने को मिलती है जो वाटर डेफिशिएंट रीजन होते हैं, जहाँ बहुत बारिश नहीं होती, जैसे पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट में, यानी सदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू में, जहाँ कम बारिश होती है। लैटेराइट सॉइल की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करेंगे लैटेराइट सॉइल की, एक सेकेंड, ठीक है, अगर हम बात करेंगे लैटेराइट सॉइल की, तो लैटेराइट सॉइल, एल से लैटेराइट और एल से हमने पढ़ा था लीचिंग, तो ये लीचिंग से बनती है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं निच्छलन प्रक्रिया, निच्छलन प्रक्रिया से बनती है लैटेराइट सॉइल। जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं या फिर वो नीचे चले जाते हैं अंडरग्राउंड में, सब लेयर में, ठीक है। यहाँ पर आप बाकी लेयर्स रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, सी बी ए एंड ओ, सी बी, या फिर इस तरह से मैंने याद किया था ओ ए, ठीक है, ई लेयर भी होती है एक, ठीक है, ओ ए बी सी ऑर्गेनिक लेयर होती है, टॉप सॉइल होती है, एलुविएशन लेयर होती है बीच में, ए और बी के बीच में, ये आपकी सब सॉइल होती है, और ये आपकी पेरेंट रॉक होती है सी में। तो ओ ए बी सी करके हमें याद करना होता है,
ठीक है ना। चाबहार पोर्ट, आईमेक्स, सितवे पोर्ट। अब इसको आपको मिलान करना है, मैच करना है। करिए जल्दी से। कर लिया सभी ने? वीडियो को पॉज करके चलो, तो हम देखते हैं कहाँ पे क्या है। ये सितवे पोर्ट है, ठीक है। इसको कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत बिल्डअप किया गया था। किस प्रोजेक्ट के तहत? ध्यान रखना, कालादान, जिसके तहत कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सितवे पोर्ट से लिंक किया गया। क्योंकि आपको पता है ऊपर चिकन नेक कॉरिडोर है, ठीक है। तो अगर मान लो ब्लॉक हो गया तो हमें नॉर्थ ईस्ट का एक्सेस कैसे मिलेगा? तो ये हमने अपने नॉर्थ ईस्ट का एक्सेस लेने के लिए यहाँ पर म्यांमार में एक पोर्ट डेवलप किया जिसका नाम है सितवे पोर्ट। कालादान रिवर है ना, तो इसलिए इसको कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बोलते हैं। कोलकाता से सितवे पोर्ट को लिंक करेगा, ठीक है। तो सितवे पोर्ट तो आपको समझ में आ गया कि ये कहाँ पर है। इट विल गिव एक्सेस टू दी ये दो। चाबहार पोर्ट हमें पता है कि जैसे ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है। तो यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है जो कि चाइना ने डेवलप किया है पाकिस्तान में, और उसी के जस्ट बगल में ही हमने यहाँ पर डेवलप किया चाबहार पोर्ट ईरान में। सो दैट, क्योंकि अब यहाँ पे आपको पता है डायरेक्ट एक्सेस तो है नहीं हमें, क्योंकि ये पीओके वाला क्षेत्र है जो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। पीओके में अभी तो हमारा वैसा कोई मतलब हमारे अभी अंडर में आया नहीं पूरी तरीके से, तो हमें बड़ा लंबा रूट लेके जाना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमें रूट देगा नहीं वहाँ जाने के लिए सेंट्रल एशिया में। तो इसलिए हमने चाबहार पोर्ट डेवलप किया ईरान में, सो दैट कि वो हम वहाँ पर जा सकें, कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में, बाईपासिंग पाकिस्तान। और आईमेक अगर आप देखोगे तो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये, और ये आपको सीधा सेंट्रल एशिया और यूरोप की एक्सेस देता है, ठीक। तो आंसर क्या होगा? 312, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ध्यान रखना क्योंकि इस पर काफ़ी क्वेश्चन बने, आईमेक और चाबहार पे भर भर के क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो चीज़ ध्यान रखना आपको। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट? एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस ओवर द अर्थ सरफेस। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कहीं पे ज़्यादा, जैसे कि आप देखोगे तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर आपको ज़्यादा लैंड मास देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा क्या है? भूभाग है एज़ कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ऐसा क्यों है? ऐसा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती क्यों है? तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे ये जो एस्थेनोस्फीयर है ना, जो मैंटल में अगर आप देखोगे तो मैंटल में एक अपर पार्ट है, अपर सॉलिड पार्ट है मैंटल का, और उसके जस्ट नीचे एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलेगा। वहाँ पर क्या है कि कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं। कहाँ पे? मैग्मा चैम्बर में, ठीक है, जिसको मैग्मा प्लूम भी बोलते हैं। तो वहाँ पर इस तरह से मैग्मा मूव करता है जिसकी वजह से प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसने दी? हैरी ओ हेस ने, ठीक है, हैरी हेस ने दी थी 1962 में, 1962 में। तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों मूव कर रही प्लेट्स? तो अभी हमने देखा, रेडियो एक्टिव डिके एंड प्रीमोर्डियल हीट। ओके, तो पहला वाला स्टेटमेंट जो पहला वाला है वो पूरी तरीके से सही आंसर होगा इसका। अर्थ का इलिप्टिकल ऑर्बिट है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, याद है आपको? अल्फ्रेड वेगनर ने, जहाँ पर इन्होंने क्या बताया था हमें कि कुछ इंडिकेशन दिए थे कि किस तरह से पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे, पैंजिया पानी एक साथ था, पैंथलासा, ठीक है, देन ब्रेक किया, लॉरेशिया ऊपर वाला, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। और इन्होंने क्या मतलब क्या इन्होंने अपने थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस दिया? एक तो जिग्सॉफेट प्लेसर डिपॉजिट्स, है ना, जिग्सॉफेट पूरी तरह से फिट हो रहे हैं, प्लेसर जो गोल्ड के डिपॉजिट है वो देखने को मिल रहे हैं, फॉजिल्स ऑफ सेम एज देखने को मिल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें। 50th क्वेश्चन, आखिरी के 7 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, विच लिंग्विस्टिक फैमिली, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज फैमिली, अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन? अच्छे से इस चार्ट को देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आने वाला है सीजीएल एग्जाम में आपका पक्का, ठीक है। ग्लेशियर डिपॉजिट बाद में रॉन्ग, मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ? पोलर फ्लीइंग फोर्स से पहले बताया गया था दृष्टि जी, ठीक है। पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स, ठीक है, टाइडल फोर्स और पोलर फ्लीइंग फोर्स। लेकिन बाद में आर्थर होम्स ने, किसने? आर्थर होम्स ने ये बताया था, कन्वेक्शन करंट थ्योरी दिया था, उनका थ्योरी को सही माना गया था। सर मेरी मैटरनल सिस्टर ने यूपीएससी क्लियर किया, शी इज इन लवास में, बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा,
4.0 जल्दी आएगा, वही तो बोला गया। चलो, तो ये पूरा लिखा करो यार, व्हाट्सएप पे तुम लोग कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा लिखोगे और समझ आ जाएगा मुझे। इंडो यूरोपियन 73%, सबसे ज़्यादा। अब जो जितनी भी जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल में, यूपी, राजस्थान, जितनी भी भाषा बोली जाती है, ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, आर्यन, याद है आपको कि आर्यन थ्योरी क्या बोलती है कि एक ट्राइब सेंट्रल एशिया से यूरोप की तरफ माइग्रेट किया, एक इंडिया की तरफ आया। तो काफ़ी सारे वर्ड्स हमें सिमिलर मिलते हैं, जैसे अंडर, अंदर, अंडर मतलब नीचे, अंदर, अंडर है, भ्राता, ब्रदर। तो इंडो यूरोपियन फैमिली से ये सब बिलोंग करती हैं लैंग्वेजेस। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में इंडो यूरोपियन फैमिली की जो लैंग्वेज हैं वो बोली जाती हैं। फिर सेकंड नंबर पे द्रविडियन, जो साउथ इंडिया में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्रा यहाँ बोली जाती हैं, वो साउथ इंडिया की द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो इंडो यूरोपियन सबसे ज़्यादा, देन द्रविडियन, देन आती है आपकी ऑस्ट्रिक, एंड देन जो मेघालय, निकोबार आइलैंड यहाँ बोली जाती है, देन आती है आपकी सिनो तिब्बतन, जो कि आपकी कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यहाँ सब में। ठीक है, तो इंडो यूरोपियन वुड बी दिस करेक्ट आंसर। अच्छे से ध्यान रखना इस पूरे चार्ट को, बिकॉज क्वेश्चन बनेगा इससे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कास्ट टोपोग्राफी प्राइमरली एसोसिएटेड विद। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को गलत करके है, जबकि बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। कास्ट टोपोग्राफी क्या होता है? तो जो ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स होते हैं उसको हम कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कास्ट करके एक रीजन है, कहाँ पर? मेडिटेरेनियन सी के पास में। वहाँ पे जो रॉक्स हैं, वहाँ की जो चट्टान है वो सेडिमेंट्री टाइप है, बड़ी सॉफ्ट है, जैसे लाइमस्टोन की बनी हुई है, सैंडस्टोन है, ठीक है, या फिर लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, ठीक है। ये रॉक बड़ी सॉफ्ट होती है, पोरस नेचर की होती हैं, जिसमें क्या होता है, वाटर, जो ग्राउंड वाटर है वो घुस जाता है, पर्कुलेट कर जाता है, धीरे धीरे इनको खोखला करता है, जिस चीज़ को इरोड करता है उसको कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट करता है। तो यहाँ से इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर डोलाइन, ठीक है, बन गया। अब यही डोलाइन आपस में मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, और ये बन जाएगा उवाला, ठीक है, सिंक होल, डोलाइन, सिंक होल, उवाला, ये सब लाइमस्टोन का पेवमेंट, ठीक है। तो डोलाइन, उवाला, लाइमस्टोन पेवमेंट, ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं। डिपोजिशनल क्या होते हैं? जो अंदर ही अंदर बनते हैं। डिपोजिशनल सिर्फ 3 पढ़ने होते हैं कास्ट टोपोग्राफी यानी ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म में। वो कौन से हैं? स्टैलेगमाइट, इस पर नहीं होगा तो मैं अलग से लेक्चर ले लूँगा, आप लोग बता देना, वैसे तो मैंने हर जगह पढ़ा रखा है। स्टैलेक्टाइट भी काफ़ी पहले क्वेश्चन नहीं आते थे उतने, लेकिन अभी काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टैलेक्टाइट क्या होते हैं? जो ऊपर से लटकते हैं। स्टैलेगमाइट क्या होते हैं? जो नीचे से उठते हैं। और पिलर क्या होता है? जब दोनों मिल जाते हैं तो पिलर बन जाता है वो। सिर्फ तीन के अलावा कोई चौथा पूछेगा नहीं। ये तीनों क्या होते हैं? डिपोजिशनल ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म होते हैं। इरोजनल में क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया, सिंक होल, ठीक है, कोलैप्स सिंक होल को डोलाइन बोल देते हैं। उवाला, जब बहुत सारे डोलाइन मिल जाते हैं तो उवाला बन जाता है। लाइमस्टोन पेवमेंट हो गया आपका, ठीक है। ये सब आते हैं आपके इरोजनल लैंडफॉर्म में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? ग्राउंड वाटर एक्शन इन लाइमस्टोन और डोलोमाइट रीजन्स इज नोन एज कास्ट टोपोग्राफी। 52 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी हुई है, इनको मैच करना है आपको। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब आप रिकॉल कर लो, नहीं पता आपको तो गांधी सागर डैम से रिकॉल कर लो। गांधी सागर डैम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। डोलाइन सिनो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, गांधी सागर जो डैम है वो किस रिवर पे है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। ठीक है, ये गांधी सागर डैम किस रिवर पे है? चंबल रिवर पे है, याद है आपको? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, इंदिरा सागर, सारे सागर मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई कौन सा राजस्थान में? जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये राजस्थान में, बाकी एमपी में है सब। और इंदिरा सागर नर्मदा में, बाकी सब चंबल में है, ठीक। सोनाई रुपई कहाँ पे? या फिर थोड़ा सा यार मैचिंग करना है। आप देखो सोनाई रुपई, जैसे 2 का यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तेलंगाना, ठीक है, 2 का सी, 2 का डी, बिहार। तो सोनाई रुपई कहाँ होगा? असम में होगा। नाम थोड़ा सा देखो यार, एतुरंगरम साउथ का होगा। अब एतुरंगरम यहाँ दे रखा है मध्य प्रदेश का, ये लग रहा है आपको साउथ का? नहीं, एतुरंगरम आपको साउथ, ये मध्य प्रदेश का नाम लग रहा है, तो साउथ इंडिया का नाम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। साउथ इंडिया का तो यही है यहाँ पर। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। Which high altitude observatory in India is known for hosting an optical infrared telescope used for space observation in Ladakh? उदयपुर, हनले, नैनीताल या फिर माउंट आबू इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी? इट इज़ हनले इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 54।
विच द फॉलोइंग एग्रोक्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशंस इज मोस्ट सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वीट। वीट के लिए सबसे बेस्ट कौन सी कंडीशंस हैं? एकदम एरिड क्रॉप है ये? एरिड नहीं है, सूखे इलाकों में बिल्कुल सूखा नहीं, थोड़ा तो पानी चाहिए। सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, टेम्परेट क्रॉप है, ट्रॉपिकल क्रॉप है, टेम्परेट है। व्हाट डू वी मीन बाई टेम्परेट क्रॉप? टेम्परेट का मतलब है जो टेम्परेट एरिया, जो शीतोष्ण क्षेत्र जहाँ ठंडी पड़ती है वहाँ पर। अब जो वीट होता है, जो गेहूँ होता है, ठंडी के मौसम में ही होता है। ये राबी फसल है आपकी, ठंडियों के मौसम में ही होती है। और आप देखो वीट ग्रैंडीज ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? वीट ग्रैंडीज ऑफ वर्ल्ड, जल्दी से बताइए कमेंट में, वीट ग्रैंडीज ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। तो वीट ग्रैंडीज ऑफ द वर्ल्ड हम बोलते हैं किसको? प्रेरीज को। प्रेरीज क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड है। कहाँ के? नॉर्थ अमेरिका के। नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। पीडीएफ डाल दीजिएगा क्लास ख़त्म करके। अच्छा, जो आ गया हुजूर। बाकी मैं आपको बता दूं, ये सब पूरा पीडीएफ पहले से ही पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट में, मॉक फॉर्मेट में, ठीक है। और ऐसे ही स्टेनो जब सिलेक्शन पोस्ट आएगा तो उसका भी आपको इसी तरह से जीके के हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट का भी अगर आपको चाहिए हो तो भी आप बता दिया करो बाकी सब्जेक्ट्स का। विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे इन दी सोलर सिस्टम? सबसे लंबा दिन किसका है? तो ये वीनस का है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना? 243 डेज में इसका एक दिन होता है। सबसे शॉर्टेस्ट डे किसका होता है बताइए? सबसे शॉर्टेस्ट ईयर किसका होता है? सबसे लॉन्गेस्ट ईयर किसका होता है? तो शॉर्टेस्ट डे की अगर बात करेंगे तो द आंसर इज जुपिटर। लगभग 10 घंटे, 9 घंटे और 55 मिनट, नहीं लगभग 10 घंटे होता है। शॉर्टेस्ट ईयर की अगर बात करेंगे तो मरकरी का होता है, बुध का, लगभग 88 दिन में, 88 डेज में इसका एक ईयर हो जाता है। लॉन्गेस्ट ईयर की अगर बात करेंगे तो ये किसका होता है? नेपच्यून का, विच इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट। कितने टाइम में इसका एक पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है? बताओ जल्दी से, एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में होता है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जॉग फॉल्स इन कर्नाटका इज़ फेमस फॉर विच रिवर्स? कर्नाटक में जो जॉग जलप्रपात किस नदी से बनता है? जॉग वाटरफॉल बनता है शरावती से, जिसको कि गरसप्पा वाटरफॉल भी बोलते हैं, महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोलते हैं इसको। लेकिन हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा इंडिया का? क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट है, दिस इज़ दी सेकंड हाईएस्ट। और हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट है आपका कुंचिकल वाटरफॉल। किस रिवर पे है? और दोनों ही कहाँ पर हैं? चाहे जॉग हो चाहे कुंचिकल हो, दोनों ही कर्नाटक में। और कुंचिकल है किस रिवर पे? वराही रिवर पे ही है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे हुंड्रू जो सुवर्ण रेखा पे है, ठीक है, चूलिया जो चंबल में है, दूध सागर कहाँ है? मंडोवी रिवर में। धुआंधार वाटरफॉल, कपिलधार कहाँ है? नर्मदा में। इन सबको भी रिकॉल करिए वाटरफॉल्स को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्रॉपिंग सीजन है एंड कॉलम बी में आपको मैच करना है। 165 ईयर बिल्कुल सभी का सही है, 165 साल। खरीफ, ये मानसून क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, जो खरीफ है मानसून क्रॉप के नाम से, ठीक है। तो खरीफ अगर हम देखेंगे तो राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार, तूर, ये सब है। राबी की अगर बात करेंगे तो राबी में वीट, ग्राम, रेपसीड, मस्टर्ड, बारले आता है आपका 3। एंड जैद में वेजिटेबल, फ्रूट्स, फॉडर, ये सब आता है। तो 2, 3, 1 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड वी आर डन विथ द ज्योग्राफी क्वेश्चंस। अब कितना आपने स्कोर किया जल्दी से बताइए कमेंट में, कितना स्कोर किया है आपने? जल्दी से बताइए कमेंट में। काउंट नहीं किया? अच्छा, लेट ज्वाइन किया था सर, पता नहीं, मोस्टली सही थे। कैसा लगा? टफ लगा? कैसा लगा बताओ? सर एक बार समरी में जियो के इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो एज पर एडिक्विटी। ज्योग्राफी में सच कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस ये कि नया टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, दैट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी। उस पर मैं लेक्चर अपलोड करूँगा एंड इट वुड बी सफिशिएंट। बाकी तो जो पढ़ा है आपने, चाहे वो 3.0 से FRB से कहीं से भी, वो फैटमैन से सफिशिएंट है अपने आप में वो, ठीक है।
क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक आनी चाहिए आपको कि क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन, ये बात ट्रू है कि सारे क्वेश्चंस के आपको एकदम एक्यूरेटली आंसर्स नहीं पता होंगे। वहाँ पर आपको थोड़ा सा और किस तरह से करना है वो हम सीखेंगे। आज ज्योग्राफी में सीखा है, कल हिस्ट्री क्वेश्चन करेंगे तो हिस्ट्री के थ्रू भी सीखने को मिलेगा, पॉलिटी करेंगे उसके थ्रू सीखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स में सीखने को मिलेगा। तो ऐसे धीरे धीरे हम सीख जाएंगे वो चीज़, ठीक है। एग्जाम तक मैं आपको ट्रेन कर दूंगा पूरा। एवरेज 400, चलो। टेंथ लेवल का नहीं है ये, 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है वैभव, ये 12th लेवल का है स्टेनो, ठीक है। स्टेनो 12th लेवल का होता है। बाकी तो अभी आंसर किया ही नहीं है सिलेक्शन पोस्ट की, उसके भी ग्रेजुएशन लेवल के करेंगे। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन। हाँ, सीजल में हायर लेवल का आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन इतना भी कोई हायर लेवल का नहीं आएगा। अभी सिलेक्शन पोस्ट का जब आंसर किया आएगा तो देख लेना, ठीक है, कितना हायर लेवल का आएगा। चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। बाकी कल कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, 3 में कौन सा। ओके, PDF आपको परमार SSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है, परमार SSC टेलीग्राम पे। बाकी पूरी E-बुक अगर आपको डाउनलोड करनी है वो भी फ्री में आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ओके, थैंक यू।